हेलो हेलो माइक चेक। हाय, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो क्लियर सभी को? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। 2 बजे क्लास कब से होगी? मतलब मैं सोच रहा हूं खत्म कर देते, फिर 2 बजे से कर लेंगे ना। चलिए, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम बहुत सारी नई बातें करने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ये अभी पिछले अगर तुम 4-5 साल देखो इस चैप्टर में कहां से सवाल आए, तो जो आज पढ़ेंगे उसी से सवाल आए। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के परिपथ, इससे सवाल आए हैं। फिर उसके बाद में उसी में हम श्रेणी क्रम देखेंगे और शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक है हमारे। हमने बेस जान लिया, मतलब कि हमने वोल्टेज और धारा के ऊपर सारी बातें, आरएमएस मान क्या होता है, औसत मान क्या होता है, अंतर्गामी क्या होता है, पश्चगामी क्या होता है, फेजर कैसे बनता है, सब कुछ पता कर लिया और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लास रहने वाली है। क्या हो गया? केमिस्ट्री क्लास? केमिस्ट्री क्लास खत्म होगी बेटा। चलिए करें क्लास की शुरुआत। चलो तो सबसे पहले, अब आगे बढ़े ना, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एसी धारा मापते हैं और डीसी धारा मापते हैं, क्या सेम प्रकार की मीटर का उपयोग किया जा सकता है? अगर मान के चलो हमारे पास कहीं पर परिपथ है, कहीं पर परिपथ है, तो इस परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक अमीटर लगाया गया और यहाँ पर एक डीसी करंट स्रोत, इसमें धारा का मापन करना है। तो ये अमीटर कैसे काम करता है, क्या होता है, सब कुछ हम देख चुके थे पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। लेकिन अब आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर अब हम लगाएंगे एसी स्रोत। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये प्रतिरोध में धारा कितनी जाएगी, या एल होगा, प्रेरक होगा कितनी धारा जाएगी, कैपेसिटर होगा तो कितनी धारा जाएगी। तो अब हमें यह पता करना है कि यहाँ पर ये जो ए है, ए क्या है? अमीटर। यह अमीटर जो है यह कैसे धारा का मापन करता है, या कैसे धारा का मापन करता है, और ये हमारा जो अमीटर उससे कैसे अंतर करता है, या उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसी मीटर और एसी मीटर में क्या अंतर होता है, किस पर कार्य करता है। तो यह हमें पता है किस पर कार्य करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। हमने चल कुंडली धारा मापी जाएगा, जिससे जैसे धारा जाएगी घूमने लगेगा, जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना घूमेगा, इसके अंदर लोहे की कुंडली घूमेगी और उसके साथ में रीडिंग मिलेगी। लेकिन वो चीज हम एसी में नहीं लगा सकते, एसी में लगाओगे तो लगाते ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी धारा का मान हर सेकंड, तो उसमें कुंडली जो होगी वो बिल्कुल वाइब्रेट करने लग जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उससे रीडिंग भी नहीं आ पाएगी और वो खराब भी हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें हम धारा के ऊष्मीय प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब कि प्रतिरोध, हम वो हमारे पास जो कुंडली होती है उसके अंदर प्रतिरोध रहता है और वह जब धारा प्रवाहित होती है उसमें से तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसके हिसाब से अमीटर हमें रीडिंग बताता है। साथ ही साथ यहाँ पे पाठ्यांक क्या मिलता है, हमें यहाँ पे औसत मान मिलता है। पाठ्यांक में औसत मान मिलता है मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अब जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग में औसत मान से डीसी धारा तो नहीं होती, तो उसमें जो मान मिलेगा वो औसत ही मिलेगा। लेकिन एसी मीटर में जब हम धारा मापते हैं तो उसमें हमें आरएमएस मान प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है? हमेशा आरएमएस मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि एसी परिपथ में लिया जाए हमें, मतलब अगर मान के हमने डीसी मीटर को एसी परिपथ में लगा दिया तो पाठ्यांक शून्य आएगा, क्योंकि एसी का औसत मान शून्य होता है और हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव इतनी तेजी से भाग रहा है कि रीडिंग पकड़ ही नहीं पाएगा वो मीटर। इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमने एसी मीटर या एसी का अमीटर जो है डीसी परिपथ में लगा दिया तो क्या होगा? तो दिष्ट परिपथ में भी एसी मीटर को काम में लिया जा सकता है, उपयोग करने पर कार्य करता है, क्योंकि यह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। मतलब धारा का ऊष्मीय प्रभाव एसी में भी होगा, डीसी में भी होगा। मतलब कहने की बात यह है कि एसी के अमीटर को डीसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डीसी वाले को एसी में यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से उल्टा हो गया, डीसी वाले को एसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन एसी वाले को डीसी में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मान के चलो हमारे पास एसी धारा है, एसी धारा है, तो एसी धारा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि एसी धारा होगी तो एसी धारा में केवल एसी वाला ही अमीटर कार्य करेगा। लेकिन अगर मेरे पास डीसी धारा है तो डीसी धारा में मेरे पास दोनों काम कर सकते हैं। डीसी धारा में मतलब एसी वाला एसी में काम कर ही रहा था और डीसी में भी काम करेगा, है ना। इसका कारण साफ स्पष्ट है कि डीसी वाला जो है वह चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। एसी स्रोत में बहा दोगे तो इसका राइट फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हमें पता है विक्षेपण जो होता है धारा के समानुपाती, हमने पढ़ा था कि थीटा जो होता है समानुपाती होता है धारा के। यहाँ पर आपको याद हो तो समानुपाती का चिन्ह हमने वो बैंक वाला फॉर्मूला देखा था, याद है? बैंक वाला फॉर्मूला देखा था हमने, बैंक वाला फॉर्मूला देखा था, BAN बटे में K आया था। तो यह यहाँ पर रेखीय होगा, लेकिन यहाँ पर समानुपाती होगा आई स्क्वायर के विक्षेपण, क्योंकि ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा होता है आई स्क्वायर आर, या पावर देखो तो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर के समानुपाती होगा, तो ये आई स्क्वायर के सबसे काम करेगा। मतलब इसमें हमने देखा था कि हर एक डिग्री पे एक भाग होता है, लेकिन जो हमारा एसी अमीटर होता है उसमें हर एक डिग्री पे एक भाग नहीं होगा, ये स्क्वायर पे काम कर रहा है। पहला भाग, फिर दूसरा भाग 4 पे होगा, फिर 9 पे होगा, फिर 16 पे होगा, फिर 25 पे होगा, उतने डिग्री पर अलग अलग भाग होंगे। ठीक है, बेसिक सी बात होती है, इससे ज्यादा मतलब इसमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछा गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात जो है वो यही है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर एसी का अमीटर काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो ऊष्मीय प्रभाव है या ये जो परिपथ में शक्ति अवयव है यह कैसे लिखा जाता है, तो हम देखेंगे एसी परिपथ में अगली वाली और आज की सबसे इंपॉर्टेंट सी बात और नई बात हमें पढ़ना है। एसी परिपथ में या ये जो परिपथ में शक्ति अवयव है यह कैसे लिखा जाता है, तो हम देखेंगे एसी परिपथ में अगली वाली और आज की सबसे इंपॉर्टेंट सी बात और नई बात हमें पढ़ना है। एसी परिपथ में वो कल में पढ़ा था, उसमें छोटी सी बात है जिससे मैंने बता दिया, बाकी हमें पढ़ना है एसी परिपथ में शक्ति अवयव क्या होता है। मतलब कि हम यहाँ पे शक्ति कैसे मापेंगे, क्या मतलब? सर देखो, हमारे पास जब डीसी स्रोत होता था तो डीसी स्रोत में हम शक्ति कैसे लिखते थे? डीसी स्रोत में शक्ति, सर डीसी स्रोत की शक्ति लिखी जा सकती थी P बराबर V × I द्वारा। विभव पता है, धारा पता, दोनों मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे शक्ति लिखना परिपथ में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं V × I क्यों लिख रहा हूं, I स्क्वायर R क्यों नहीं लिख रहा हूं, V स्क्वायर बटा R क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे पास अभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात रहने वाली है। क्या सर? कि मैं अभी जो लिखूंगा उसमें मेरे पास या परिपथ प्रमुख में प्रतिरोध भी होगा, L भी होगा, C भी होगा, मैं केवल R के ऊपर बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं V × I लिख रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं V × I लिख रहा हूं। लेकिन जब एसी के लिए बात करेंगे तो एसी में क्या होगा? एसी में किसी भी क्षण पर शक्ति लिखी जाएगी V × I, लेकिन इसका V और I बदल रहे हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा V0 sin ओमेगा t × I0 sin ओमेगा t + 5।
प्लस फाइव मल्टीप्लाई में, ये शक्ति होगी एसी स्रोत में, ये क्या होगी, शक्ति होगी एसी स्रोत में। फाइव है, फाइव प्रारंभिक कला, जीरो भी हो सकती है, कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हम इसे यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, आई नॉट इंटू वी नॉट को बाहर रखेंगे, टी बराबर होगा वी नॉट इंटू आई नॉट, ठीक है। फिर इसमें लगाएंगे हम साइन ए इंटू साइन बी, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, मैं आपको कैलकुलेशन से बता देता हूं हर बार की तरह, और आपको जो सीधा मान आएगा वो बता देता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि यह ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक शक्ति पी आई किसी क्षण पर समय के साथ, लेकिन अगर मैं औसत मान निकालूं, मेरे को तो औसत मान ही पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एक चक्कर में औसत मान क्या होगा, पी एवरेज। मैं आपको सीधे सीधे पी एवरेज का फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको पूरा सॉल्व करूंगा। अब औसत मान कैसे निकलेगा, औसत मान निकलेगा इंटीग्रेशन पी dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt करके, एक चक्कर के इसमें ये पी की वैल्यू रखूंगा, फिर उसके बाद में इसमें साइन सी साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा मैं, और आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर औसत मान जो प्यारा आता है, अच्छा आता है, आसान आता है ना, हमें ध्यान रहेगा हमेशा, ये आएगा वी नॉट बाय रूट टू इंटू, जैसे वी नॉट बाय रूट टू नहीं आता है वी नॉट आई नॉट बाय टू cos फाइव, ये आंसर आएगा। मैं चाहूं तो इस एवरेज को या औसत मान को ये लिख सकता हूं, देखो औसत को हम इससे भी चिन्हित करते हैं, ऐसे वाले चिन्ह से, ये क्या औसत मान, तो पी एवरेज, और मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं वी नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू cos फाइव। फाइव है, फाइव है, फाइव आप चाहो तो लिख सकते हो वी और आई में कलांतर, फाइव है बेटा, वी और आई में कलांतर, वी और आई में जगह ना बचेंगे, ध्यान देते हैं, वी और आई में कलांतर, वी और आई में जो कलांतर होगा उसे हम फाइव बोलते हैं। तो याद वी नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू cos फाइव। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी आसान बनाना चाहता हूं, और यही बात जो है वो फॉर्मूले से भी पता चलती है। एक्चुअली पी जो होगा, अब उसे पी एवरेज नहीं भी बोलेंगे बार-बार, तो भी चलेगा, हम पी औसत की बात करेंगे इसमें, और पी औसत जो होगा वो होगा वी आरएमएस आई आरएमएस cos फाइव। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हमने आरएमएस मान पढ़ा, क्योंकि यहां पर v इंटू आई, डीसी राशि उदाहरण करते थे, वोल्टेज इंटू धारा नहीं थी तो v इंटू आई करते थे, यहां पर भी होगा v इंटू आई होगा, यहां पर भी v इंटू आई होगा। लेकिन मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि एक्चुअल में हमारे पास आरएमएस मान क्या है, आरएमएस मान क्या है, आरएमएस मान जो है वो हमें एक्चुअल में आरएमएस मान जो है वो एक्चुअल में बचा रहा है एसी स्रोत से, एसी के प्रकोप से हमें बचाता है कौन, आरएमएस मान। ये जो इसका प्रकोप आने वाला साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस 5 और प्रकोप आने वाला, तो उससे बचाकर उसने सीधे आंसर दे दिया वी आरएमएस आई आरएमएस। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमें हमेशा क्या रखना है, हमें हमेशा आरएमएस मान रखना होगा। तो यही वाली बात यहां पे भी, अगर हमें शक्ति लिखना तो वी आरएमएस आई आरएमएस cos फाइव लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा सर, अब यहां पर cos फाइव हमें क्वेश्चन में पता चलेगा बिना किसी समस्या के, है ना। जैसे अभी हम एक करके पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास cos फाइव का मान 0 हो गया, है ना, cos फाइव का मान 0 हो गया, cos फाइव का मान 0 हो गया, तो cos फाइव का मान 0 हो गया, अच्छा एक एक करके फाइव का मान 0 हो गया, तो cos फाइव की वैल्यू cos फाइव की वैल्यू सर 1 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मैं औसत मान जो है शक्ति का लिखता हूं वी आरएमएस आई आरएमएस, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, ये नॉर्मल हमारा जैसा होता है औसत मान पी का। इसी प्रकार से अगर मान लो 5 की वैल्यू 90 डिग्री आ रही तो क्या होगा सर, 5 की वैल्यू 90 डिग्री तो cos 90 होगा वो 0 होगा, मतलब औसत शक्ति जो होगी एक चक्कर में, इसलिए एक चक्कर के लिए औसत शक्ति की बात कर रहे हैं ना, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लिख लो यहां पे औसत शक्ति, इसलिए एक चक्कर के लिए औसत शक्ति, अर्ध चक्कर के लिए नहीं बोल रहे, एक चक्कर के लिए बोल रहे हैं, एक चक्कर में औसत शक्ति। तो सर अगर हमारे पास 0 मान होगा आई आरएमएस, ये क्या वी इंटू आई लिखा हुआ पावर, और यहां पर पावर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह अब हमें एक एक करके आगे काम आएंगे चीजें, ठीक है। बिल्कुल आसान सी बात, हमें क्या ध्यान रखना है आपसे, अगर हमारे पास एसी स्रोत है तो एसी स्रोत के लिए हमारे पास पी की वैल्यू होगी वी इंटू आई, बस आरएमएस में cos फाइव लिखना है। चल अब ये सब कुछ जब हमने पढ़ लिया, तो अब हमें इसका यूज करना है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो होता है आर परिपथ, वी परिपथ, सी परिपथ और एल परिपथ। ये एक एक करके आपने पढ़ना है, यही एक एक करके आपने पढ़ना है, यही आसान सी बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअल में अब एक एक करके परिपथ पढ़ने होंगे। जैसे आपको सबसे पहले नाम दिखाई दे रहा है शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, या इसे पूर्णतः प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं, या आर परिपथ कहते हैं, है ना, या प्रतिरोध या रेजिस्टेंस सर्किट कहेंगे हम इसे। मतलब मेरे पास एक ऐसा परिपथ हो जिसमें केवल एक आर प्रतिरोध हो, और उसमें अगर मैंने यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करवाई तो क्या होगा, या मैंने एक स्रोत लगाया, है ना। देखो मैं जब भी लगाऊंगा मेरे को धारा पता करनी है, मेरे को प्रवाहित चाहिए, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो स्रोत होगा, ये स्रोत की वोल्टेज वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब मुझे पता करना है कितनी धारा आ रही है, अब मुझे पता करना है कितनी धारा आ रही है। तो अब धारा कैसे पता करेंगे सर, धारा का सूत्र क्या होता है सर, हमें पता है वी बराबर आई आर होता है, अरे प्रतिरोध के तो पता है ना यार, वी बराबर आई आर फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा वी बराबर आई आर लगेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर वी क्या है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ओके सर। धारा हमें निकालनी है, ये प्रतिरोध डिवाइड कर, क्या प्रतिरोध कभी बदलता है, प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिरोध धारा पे निर्भर करता है, प्रतिरोध किसी पे निर्भर नहीं करता सर, प्रतिरोध तो आर नियत हो जाएगा। तो यहां पर आर जो होगा वो नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा वी नॉट बटे में आर साइन ओमेगा टी बराबर होगा आई के। ये मेरे पास धारा का सूत्र बन गया, इतना आसान सर, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, हाँ ये तो हमें पता ही था ना, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, सबसे आसान होता है प्रतिरोध का। अब आगे में जाएगा थोड़ा सा, तो सर हम क्या बोले इसको, हम बोल सकते हैं यहाँ पे धारा आ गई वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे में आई, या मैं चाहूं तो इसे ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होगा आई के। धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है, और कैसे परिवर्तित हो रही है, जैसे एक्जैक्टली वोल्टेज बदल रहा है वैसे ही बदल रही है। और मेरे पास आई नॉट का मान क्या है, आई नॉट जो है सर मेरे पास आई नॉट जो है वो मेरे पास वी नॉट बटे में आर, ठीक है। देखो अब मेरे को बेसिकली क्या क्या पता करना होगा इन तीनों, है ना, मेरे को तीनों को डीसी जैसा बनाकर लिखना है, डीसी जैसा बनाकर लिखना है, ठीक है। तो मतलब मुझे पता चला कि यहाँ पर सर जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो आई नॉट बराबर लिखता हूं वी नॉट बटे में आर, प्रतिरोध मेरा प्रतिरोध ही है, अच्छा धारा का समीकरण मुझे पता चल गया, शक्ति में बता सकता हूं, और लास्ट बात मुझे इसमें पता करना पड़ेगी वी और आई एक जैसे है, इनमें कोई कलांतर है या इनका फेजर कैसे बनेगा, बस ये मेन मुद्दा है, कुछ पता करना है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रतिरोध देखो तो प्रतिरोध ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अच्छा अगर मुझे धारा का अधिकतम मान पता करना तो वी नॉट बटे में आर नॉट आर रखूंगा, या अगर मान के चलो तो आई आरएमएस मान पता करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी आरएमएस बटे में आर हो जाएगा, चलो वी आरएमएस बटे में आर हो जाएगा।
अच्छा शक्ति क्या होगी इसमें, शक्ति क्या होगी, शक्ति कैसे पता करेंगे, शक्ति का फॉर्मूला था, शक्ति का वी आर एम एस cos phi, cos phi होता है दोनों में कलांतर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास v बराबर v नॉट sin ओमेगा टी था, और इसमें जो धारा आई है मैंने इतनी मेहनत करके सॉल्व किया, सर बहुत मेहनत हुई, सर पसीने आ गए, इतनी मेहनत हुई, तो i बराबर i नॉट sin ओमेगा टी होगा, बहुत ही बढ़िया। तो क्या तुम्हें इसमें कोई भी कलांतर दिखाई दे रहा है, सर ये भी sin ओमेगा टी, ये भी sin ओमेगा टी, इसमें कोई कलांतर नहीं हुआ है, मतलब कि मेरे पास phi कलांतर जो होगा वह शून्य आएगा, कलांतर शून्य आएगा, मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं cos phi जो होगा, cos phi होगा वह शून्य होगा। cos phi को ना यहां पर पीछे लिख लो, यहां पर बची लो, मैं कुछ छोटी सी बात लिख लो, cos phi होता है ये हमारा शक्ति गुणांक भी कहलाता है, पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं इसे, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है हमारा, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। क्वेश्चन में डायरेक्ट शक्ति गुणांक भी पूछा जा सकता है, शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर, क्या है हमारा cos phi जो है वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो आपको सवाल में से बोल सकता है कि जब r परिपथ हो तो उसमें कला क्या है, समान है, तो पावर फैक्टर कैसा, cos phi, मतलब यहां पर पावर फैक्टर pf, pf मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारे लिए, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर 0 होगा, है ना। अच्छा एक मिनट, cos phi तो 1 हो गया यहां पे, पावर फैक्टर क्या होगा 1 होगा, यहां पर पावर फैक्टर क्या होगा 1 होगा, phi 0 है, phi 0 है, लेकिन cos phi जो होगा वो 1 हो जाएगा, जैसे हमने यहां पर लिखा था। तो इसमें औसत शक्ति क्या होगी, औसत शक्ति क्या होगी सर, इसमें औसत शक्ति जो होगी वो होगी वी आरएमएस आई आरएमएस cos phi तो बन गया वी आरएमएस आई आरएमएस होगा। ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पास एक आर परिपथ है तो आर का काम क्या है इस दुनिया में, आर का काम क्या है इस दुनिया में, सर आर का काम है डुबा देना शक्ति में, मतलब जो भी आपके पास धारा आ रही है उससे शक्ति पैदा करना, उत्पन्न करना। तो यहां पर जितनी धारा आ रही है उसमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करना, तो उसमें अधिकतम होगा वी आरएमएस आई आरएमएस के बराबर, या वी इंटू आई के बराबर ही होगा। या इसके लिए मैं चाहूं तो लिख सकता हूं आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बटा आर, ये फॉर्मूले इसमें काम कर सकते हैं क्योंकि वी इंटू आई है, क्लियर मामला। तो यह कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अब हमें दिखाई दिया कि सर इसमें कोई भी कलांतर नहीं है, कोई भी कलांतर नहीं है, तो इसे ग्राफ कैसे बनेंगे, इसे ग्राफ कैसे कुछ बनेंगे, एकदम आसान से ग्राफ बनेंगे। देखो यहाँ पे धारा का ग्राफ जो है वो आई एम बोला हुआ है, आई एम मतलब आई मैक्सिमम है, आप चाहो तो इसमें नॉट लगा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आई नॉट sin ओमेगा टी तब ऐसा ग्राफ cos का भी बना, सॉरी वी का भी बना, और दोनों साथ में शुरू हुए, साथ में अधिकतम माना है, साथ में नीचे का, साथ में न्यूनतम माना है, और साथ में एक चक्कर कंप्लीट करा। इसमें सर वी ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि वी नॉर्मली हमारे पास प्रतिरोध जो होता है समान बड़ा ही होता है एक से, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा जो होगी वो विभव से कम ही आएगी, इसलिए बनाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा ऊपर बने। प्रतिरोध मान के 0.2 होंगे तो सर अब की बार धारा ज्यादा आ जाएगी विभव से, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ आ रहा है, मान के चलो वी का मान 10 है, प्रतिरोध 2 तो धारा 5, प्रतिरोध 0.2 तो सर पॉइंट उड़ेगा 0 पर आ जाएगा 50, धारा ज्यादा भी आ सकती है कम भी आ सकती है ना, लेकिन अभी हम 99% केसेस में क्या मान रहे हैं कि धारा जो है वह कम है और विभव ज्यादा होगा। अच्छा अब इसका कला आरेख कैसा बनेगा, कला आरेख, तो कला आरेख कैसा बनेगा इसका, या फेजर कैसा बनेगा इसका, देखो मैं आपको बेसिक आसान से फेजर बना के दूंगा, हो सकता है एनसीईआरटी में आप देखो तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख जाए आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल हमने फेजर पे पीएचडी कर ली थी, बहुत हद तक रूप से फेजर समझ गया। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर रिवीजन करवा दो, बेटा अभी जो मैं करवाऊंगा उसमें कल का पूरा रिवाइज ही हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, चिंता ना करो। तो यहाँ पर नीट के एग्जाम में ग्राफ भी पूछता है, हाँ ये आया, ये ऐसा पूछा, बताओ कि ये ग्राफ बनाने बताओ कौन सा परिपथ है, ग्राफ देखो पूछ लेगा। तो यहाँ पर कल वाला ही कलर कोड यूज करेंगे। तो सर यहाँ अगर हमें v बनाना है तो v का होगा, v यहाँ पर अगर मान के चल v यहाँ बना रहा हूं मैं, तो धारा क्या होगी, धारा भी वहीं पर ही होगी, धारा भी वहीं पर ही होगी, v भी वहीं होगा, धारा भी वहीं होगी, ये रहा v, ये रहा i। ठीक है, हो सकता है आपको किसी टाइम t बाद बोले, किसी टाइम t बाद बोले मतलब क्या होगा सर, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ग्राफ में आपको बोला है कि भैया हमको तो ग्राफ जो है ना वो ऐसा, ये एकदम आसान ग्राफ है, 0 पर ये कैसा होता है, ये दोनों घूमेंगे तो दोनों साथ में घूमेंगे। तो किसी टाइम t बाद अगर मैं बात करूं, किसी टाइम t बाद t समय बाद अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा सर, t समय बाद थोड़ा सा घूम के आगे चले जाएगा, ओके तो धारा का सही, तो धारा भी घूम के पीछे पीछे चलेगी, साथ में चलेंगे, ये धारा आ गई। अब ये क्या होगा, ये टाइम t बाद बोल दिया, किसी भी टाइम t बाद हो सकता है, ये जरूरी नहीं है यहाँ हो सकता है कहीं भी हो सकता है, तो ये किसी टाइम t बाद है ना, ये ओमेगा t, ये थीटा की वैल्यू, ये मेरे पास v है, ये मेरे पास i है, सेम ग्राफ है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के, सेम आएगा। क्या ये पूरा टॉपिक सबको समझ में आया, हाँ क्या ये पूरी बात समझ में आई, एकदम आसान सी बात है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अब आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें, जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें चेंज आएंगे तो ये चीज समझ में आएगी ना। तो ये एकदम आसान है तो उसमें कुछ ज्यादा अलग लगता नहीं, तो बिल्कुल सर मेरे को मजा आ गया इसमें, पर इसको और थोड़ा सा अलग चीजें पढ़ेंगे तो और बातें बेहतर तरीके से चमकेंगी, कोई बात क्या होगी। तो अब हमें अगली बात जो पढ़नी है वो हमारी नई बात है, हमें अब पढ़ना है ना सी परिपथ, और अब हमें पढ़ना है एल परिपथ। आप जो बोलोगे वो पहले हम देखेंगे। वैसे यहाँ पर ये जो एल परिपथ है ना, ये थोड़ा ज्यादा आसान होता है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर हम एल परिपथ देखें मतलब क्या है कि अब मेरे पास केवल एक एल है ना, अब यहाँ से समस्या शुरू होंगी, तो यहाँ से कुछ नई बातें शुरू होंगी। तो यहाँ बोला गया है कि एक मेरे पास एसी स्रोत है, ठीक है, इसमें भी v बराबर v नॉट sin ओमेगा टी होगा ही होगा, ठीक है, ये एल प्रेरक में। आप चाहो तो मैं डेरिवेशन करूं, आप ना चाहो तो मैं सीधा आंसर बता दूं, आपकी जैसी मर्जी हो। मैं डेरिवेशन में स्टार्टिंग दो स्टेप बता दूंगा, एक इंटीग्रेशन का वो कर लेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे यहां पे कुल मिलाकर धारा पता करनी है, क्या पता करनी है, कैसे पता करेंगे सोचो। तो सर अगर आपको यहां पे धारा पता करनी है तो इसका प्रतिरोध हमको पता ही नहीं है, v बराबर i आप नहीं सकता सर, ये प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व। अच्छा तो क्या करूं मैं, तो सर प्रेरकत्व में कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे केवीएल लगा सकते हैं, है ना, क्या या ऐसा आसानी से समझ सकते हो कि सर ये विभव बढ़ा रहा है, ये विभव घटाएगा। तो इसमें अगर मैं वीएल का मान लिखूं, वीएल, या इसके लिए मैं विभवांतर लिखूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा सर ई, ये कितना इंड्यूस करता है, वो एल डी आई बटा डी टी होता है, याद है कुछ, हाँ सर एल डी आई बटा डी टी होता है, एल डी आई बटा डी टी होता है, हाँ सर याद आ गया। बस अब इसी का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें धारा जो है वो या विभव जो है वो वी लिख देंगे, तो ये वी प्लस वीएल बराबर होना चाहिए 0 के, ये वी चला जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों मिलकर ये क्लोज लूप बन रहा है, तो क्लोज लूप में हमने केवीएल लगा दिया, इसका दोनों का योग 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सर, ये यही लिख देते हैं, इन दोनों का योग 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वीएल का मान पता, मुझे वी का भी मान पता, तो मैं यहाँ पर इनको मिलाकर लिख सकता हूँ सीधे सीधे बिना किसी समस्या के, कि सर ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होगा एल डी आई बटा डी टी, एल डी आई बटा डी टी के बराबर हो जाएगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आती, क्लियर मामला, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, कोई बात नहीं। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, ये क्या हो गया बच्चों को, बैच 2 वालों क्या क्लास चल रही है, बैच 2 वालों क्या क्लास चल रही है, बैच 2 वालों क्या क्लास चल रही है,
नहीं बैच 1 में नहीं पूछ रहा हूं, बैच 2 में कुछ 8-10 बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं क्लास बी क्लास बी। चल रही क्लास, चलो ठीक, ओके फाइन, बहुत बढ़िया, मजा आया, आगे बढ़ते हम। चल हाँ, तो अब इसको सॉल्व करना है सर, ओके इसे सॉल्व करना है। लो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर ये dt जो है ये इसे दे दो, क्यों दे दूं सर? अरे यार वहां पे साइन है, ये dt उसे दे दो, इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन, ओके सर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या बन सकता है? देखो यहाँ पर इस dt को इसे दिया तो साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन और ये होगा l है ही है सर। v नॉट आप यहाँ बात करें, जहाँ हमारे जाए, मैं कहीं पढ़ दिया है ना। और यहाँ पर डी भी, इसका भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ डेरिवेशन करवा, चिंता करो, डेरिवेशन आप 10 बच्चा ना कर सर, डेरिवेशन करवा दीजिए सर, प्लीज प्लीज हाँ डेरिवेशन करवा दीजिए। लो बताओ ये होगा डेरिवेशन करना, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बता दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बता दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। यही डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है भैया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होता है बता दो, आंसर आ जाएगा। ये करना है आपको, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी क्या होता है? क्या होगा इंटीग्रेशन? हाँ सर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ओमेगा टी और ऐसा l इंटू आई का मान निकालना, l नीचे हो तो v नॉट बटे में l। अच्छा सर ये क्या आ गया? इसमें एक और चीज भूल गए, हाँ सर डिवाइडेड बाय ओमेगा टी करना था, माइनस cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा को दे दो, ओमेगा इंटू l माइनस cos ओमेगा टी, ये बता रहा है। अच्छा इसी बार में ये डाउट नहीं आ रहा, आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, v इंटू माइनस वीएल लिखूंगा मैं, तो माइनस माइनस प्लस बन चुका है, क्योंकि वीएल क्या होगा माइनस माइनस एल डी बाई डी टी माइनस प्लस हो चुका है, माइनस खा गया, चिंता ना करो। कि माइनस cos ओमेगा टी मतलब क्या हो गया सर? इसको तो मैं समझ नहीं पाया। अच्छा इसको मैं समझा देता हूं, देखो एक्चुअल में ये आंसर है, ये धारा आ चुकी है भाई, लेकिन धारा सुंदर नहीं है। क्यों सर सुंदर नहीं है? क्योंकि मतलब v बराबर v नॉट sin ओमेगा टी के पदों में, धारा जो है वो sin के पदों में नहीं है, sin के पदों में लिया हूं तो सुंदर बन जाए, sin के पदों में लिया तो सुंदर बन जाता है, मैं लिख देता हूं sin के पदों में, क्या लिखूंगा sin के पदों में? मैं लिखूंगा अब आंसर आ गया v नॉट अपॉन में ओमेगा l sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अरे बाबा चला गया, ये मेरा आंसर है। अच्छा माइनस पाई बाय 2 क्यों किया? देखो माइनस पाई बाय 2 इसलिए किया बेटा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे को यहां पर साइन लाना है cos में, और एक्चुअली माइनस साइन एक और बाहर है, माइनस cos ओमेगा टी, तो मैं प्लस करता ना, देखो क्या करता ना, अगर मेरे पास sin ओमेगा टी, ध्यान से सुनना, मेरे पास sin थीटा या 90, मेरे पास थीटा प्लस 90 डिग्री, तो क्या होता है सर? ये होता है cos थीटा, ठीक है, ये प्लस cos थीटा था, प्लस cos थीटा था। sin 90 प्लस थीटा क्या होगा सर? 90 प्लस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आप जा रहे हो। देखो जिसको समझना है कि माइनस कैसे गया समझ लो, जिसको नहीं समझना वो रख लो, बस इतनी सी बात है। आप याद भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, किसको पता नहीं चलेगा कहां से आएगा, मतलब तुमसे कोई पूछेगा थोड़ा कैसे पूछेगा ये बात को, मतलब ये बात आप याद रखो, या मैं आपको असलियत क्या बताना चाहता हूं। तो मैं 90 प्लस करूंगा प्लस cos ओमेगा आ जाएगा। अच्छा लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दिया sin थीटा माइनस 90 डिग्री, माइनस क्यों कर दिया सर? क्योंकि अगर sin में से मैंने 90 डिग्री घटाया, किसी भी कोण में से 90 डिग्री घटा तो मैं चतुर्थांश में आ जाऊंगा, है ना। मान के चलो यहाँ पे ये sin था, ये sin में कोण था 30 डिग्री, अगर 90 डिग्री घटा दिया, 90 डिग्री घटा दिया तो सर यहाँ पे 90 डिग्री घटाओ यार, तो आप चतुर्थांश में आओगे, चतुर्थ में sin नेगेटिव होता है, तो sin नेगेटिव तो माइनस 90 प्लस माइनस cos में बदलना पड़ेगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा, इस वजह से माइनस किया, इस वजह से माइनस किया। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीधे ध्यान रख सकते हो। अब इसमें हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पता चली, जो है चमत्कारी सी बात, क्या सर? कि यहाँ पर आया है कलंतर। अब देखो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के जो बात समझनी है, जो काम की बात है, कि हमने दिया था v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी विभांतर हमने दिया था प्रत्यावर्ती सोच से, धारा मिली है मुझे v नॉट बटे में ओमेगा एल cos सॉरी माइनस cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो मेरे लिए समझने की है क्या, कि मेरे पास कौन आगे कौन पीछे कितना विभांतर। सर यहाँ पर विभव में अंतर है, पाई बाय 2 का विभव में अंतर है, और मुझे खुली आंखों से दिख रहा है यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 है, मतलब कि सर विभव आगे है, धारा पीछे। अब आई बात समझ में, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर क्यों कर रहे थे हम? इसीलिए कर रहे थे क्योंकि बस देखो इसमें अभी मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाने के बाद 5-7 मिनट पूरा रिवाइज करवा दूंगा, बस उतना याद रखिएगा तो आराम से जाएगा। क्या सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, एल परिपथ में विभव आगे होता है धारा पीछे, कितने से पाई बाय 2 से, कलांतर है पाई बाय 2 से, कलांतर है पाई बाय 2 से, है ना। और यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और आई नॉट की वैल्यू जो है वो ये v नॉट बटे में ओमेगा एल। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक एक करके लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि विभव धारा से आई से पाई बाय 2 आगे है, या धारा विभव से पाई बाय 2 पीछे है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, क्या विभव आगे है पाई बाय 2 या धारा पाई बाय 2 पीछे है। कलांतर जो है फाई की वैल्यू वो 90 डिग्री आ चुकी है, पाई बाय 2 या 90 डिग्री आ चुकी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यहां पर जो हमें समझ में। अच्छा हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। ये केवल बैच 2 वाले बच्चे थोड़ी देर में कमेंट कैसे करते हैं, क्लास बैच 1 वाले कमेंट नहीं करते। हेलो माइक चेक। अच्छा तो बैच 1 वाले भी कर रहे हैं। धारा पाई बाय 2 पीछे है, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हमें ये बात समझ में आ चुकी है तो ये क्या चक्कर चल गया बाबूजी, v नॉट बराबर ये आई नॉट बराबर v नॉट बटे में ओमेगा एल। सर यहां तो मेरा प्रतिरोध आता था, यहां पर मेरा प्रतिरोध आता था, तो यहां प्रतिरोध नहीं आया। हाँ यहां पर एक्चुअल में मैं इसे बोलूंगा ये आया है हमारा v नॉट बटे में xl। क्या है xl? ये क्या आया है सर? ये क्या है एक्चुअल में, या हमारे लिए xl जो है वो हमारे लिए प्रतिघात है, और ये क्या है? प्रतिघात कहलाता है। और कौन सा प्रेरकीय प्रतिघात, कौन सा परिपथ प्रेम पूर्णतः प्रेरकीय परिपथ या प्रेरकीय प्रतिघात है xl, और xl जो है वो हमारे लिए एक्चुअल में हमारा जो प्रतिरोध होता था उसके जैसा है। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मान के चलो मेरे पास अगर एक प्रेरक रखा लगा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा बह रही है उसमें से, तो तुम्हें मानना है कि ये देख तूने तेरे को नहीं पता प्रेरक अगर लगा हुआ हो तो प्रत्यावर्ती धारा क्या कर सकता है। तो बस एक ही जिंदगी में चीज आती थी क्या, कि अगर मेरे पास एक बैटरी लगी है प्रतिरोध लगाओ तो मैं इस दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं उसके साथ। बस वही चीज मैंने बना दी क्या, कि यहां पर अगर ये अगर मेरे पास स्रोत है तो स्रोत में इसको मैंने बना दिया, वीआर में साईआर में सिखा दिया। साथ ही अगर ये है एल, तो ये एल जो होगा इसका इसमें अगर आप पता करना चाहते हो कि इसका प्रतिरोध कितना है, तो इसका प्रतिरोध जो होगा वो ओमेगा एल होगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा? ओमेगा एल होगा।
ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात हम इसे नाम देंगे, इसका प्रेरकीय प्रतिघात नाम देंगे और ये हमारे लिए होगा ओमेगा एल के बराबर। तो एक्सेल जो है वो एक और इंपॉर्टेंट सा पद आया है ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा सर हमारे लिए एसी स्रोत जो होगा उसकी कोणीय आवृत्ति होगी। मतलब कोणीय आवृत्ति बढ़ेगी, बदलेगी तो क्या हमारे एक्सेल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। मतलब वो एक्चुअली एक एडवांस टाइप का प्रतिरोध है कि हमने स्रोत की आवृत्ति बदली तो वो ओमेगा बदलेगा तो एक्सेल बदल जाएगा, हमारा प्रतिघात बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि विभव जो है वो धारा से π/2 आगे है, विभव जो है π/2 आगे है, धारा विभव से π/2 पीछे है। तो हम इसका ग्राफ वगैरह बनाएंगे, एक्सेल को चर्चा करेंगे, उससे हम इसका ग्राफ वगैरह और इसका आरेख बना देते हैं। कौन सा आरेख बनाना है सर आपको? फेजर आरेख है ना, या फेजर डायग्राम बना देंगे इसका। तो यह कैसा हो जाएगा? देखो ये रहा विभव, ओके सर। धारा कहां से आ रही है? सर देखो धारा π/2 पीछे से शुरू हो रही है, पीछे से शुरू हो रही है। आप चाहो तो इसको और आगे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे से डॉट डॉट से आरेख बनाना है सर आपको, फेजर आरेख है ना, या फेजर डायग्राम बना देंगे इसका। तो यह कैसा हो जाएगा? देखो ये रहा विभव, ओके सर। धारा कहां से आ रही है? सर देखो धारा π/2 पीछे से शुरू हो रही है, पीछे से शुरू हो रही है। आप चाहो तो इसको और आगे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे से डॉट डॉट से शुरू करना है, लेकिन इसमें हमें साफ रूप से दिखाई दे रहा है सर कि धारा का अधिकतम मान जो है वो π/2 बाद में आ रहा है। अधिकतम मान इसका यहाँ पर है, धारा का पीछे आया, या धारा शुरू ही पीछे से हो रही है, π/2 पीछे से शुरू होगी। इनमें जो कलांतर होगा, इनके अंदर जो कलांतर होगा वह π/2 के बराबर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात आई बात समझ में? इसको याद कर लो, रटना हो तो रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें सर इसका कला आरेख कैसा बनेगा? इसका कला आरेख ऐसा बनेगा कि अगर आपने यहाँ पर बोला कि हम बनाएंगे इसका कला आरेख, तो आपने बोला कि यहाँ पर होगा सर मेरे पास कला आरेख बनाने का हथियार, मैंने बना दिया एक ग्राफ। अब इसमें मैं बनाना चाहता हूँ कला आरेख, तो क्या होगा? तो सर अगर मान के चलो, अब इसमें बहुत ध्यान समझना है ना, क्या कि अगर मान के चलो मैंने धारा यहाँ बनाई, मैंने धारा यहाँ बनाई, तो बताओ विभव कहाँ बनेगा? बताओ विभव कहाँ बनेगा? ये रही धारा, तो बताओ विभव कहाँ बनेगा? विभव कहाँ बनेगा? सर विभव π/2 आगे बनेगा। देख मैं चाहता हूं समीकरण ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। कंफ्यूज हो जाएगा, कौन कंफ्यूज हो जाएगा? जिसने तीतर की कहानी नहीं सुनी, जिसको तीतर की कहानी समझ में उसके लिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैंने अगर इसमें लिखा I बराबर I0 sin ओमेगा t, तो मैं v को लिख सकता हूं v0 sin ओमेगा t प्लस π/2। मैंने लिखा I बराबर I0 sin ओमेगा t, तो v को लिख सकता हूं v0 sin ओमेगा t प्लस π/2। बात तो बराबर है। अरे की ना, अरे बोल, अरे बोल, अरे कुछ तो बोल, अरे शर्मा काहे रहा है? अरे हाँ बोल दे, अरे बोल दे, अरे बोल दे। एक ही बात है। हाँ भाई, अगर इसको sin ओमेगा t बोला तो sin ओमेगा t प्लस π/2 बोलना पड़ेगा, इसको sin ओमेगा t बोला तो sin ओमेगा t माइनस π/2 बोल रहा हूं। एक ही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर वो बस ऐसे कहने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर ये आई है तो v कहाँ बनेगा? v सर π/2 आगे बनेगा, v π/2 आगे बनेगा, मतलब ये रहा मेरा v, ये रहा मेरा v। ऐसा भी बना सकता था मैं, अगर मैं v यहाँ बनाता तो i नीचे बन जाता, v अगर x अक्ष में बनाता तो i नीचे बन जाता, क्योंकि π/2 पीछे बनाना है मुझे। ठीक है, अच्छा सर, ओके। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? मैं यहाँ पर देखो इसको किसी टाइम पर ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पीछे वाले बनाए थे, कैसे बनाए थे पीछे वाले, तो मैं चाहता हूँ कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, मैं धारा यहाँ बना रहा हूँ, कहाँ बना रहा हूँ? धारा यहाँ बना दिया, पाई धारा यहाँ बनी, तो v कहाँ बनेगा? v जो है वो यहाँ से π/2 आगे, मतलब यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। इन दोनों के मध्य कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इन दोनों के मध्य कोण हमेशा 90 डिग्री बना ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। ये होगा मेरा v, है ना। मतलब क्या होगा यहाँ पर? देखो ये अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ ये जब चक्कर चलेगा, समय के साथ धारा आएगी तो कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा? तो यहाँ पर सर v जो होगा, अगर ये v है और मेरा जिस हाथ में घड़ी है वो i है, तो ऐसे चलेगा। आई यहाँ होगा तो v यहाँ होगा, घूमे 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 हमेशा इनके मध्य कोण 90 डिग्री बना देगा। सर अगर आई यहाँ पहुंच जाएगा तो v और आगे पहुंच जाएगा, v और आगे पहुंच जाएगा। सर और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा, अगर आई यहाँ पहुंच जाएगा तो v यहाँ पहुंच जाएगा, और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा, अगर आई यहाँ होगा तो v यहाँ आ जाएगा। ऐसे घूमते रहेंगे। आई बात समझ में? यह सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए कि जब भी मेरे पास v परिपथ होता है, जब भी मेरे पास v परिपथ होता है तो उसमें विभव जो होता है वो धारा से π/2 आगे होता है। बस यही कहानी हमें समझ आती है। किसमें? L परिपथ में, L परिपथ में। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात तो समझ थोड़ी समझ में आई और आएगी क्या? अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसमें और चक्कर चलाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा इसको। तो अब इसमें पता चल गया कि cos ∅ होगा, वह cos ∅ होगा वो तो हमारे लिए यहाँ पर ऊपर यार एक बार और चीज बतानी होगी, यहाँ पर cos ∅ की मेरे पास सर 90 डिग्री आती है, मतलब औसत शक्ति जो होगी वो मेरे पास 0 होगी। पावर फैक्टर जो होगा मेरे पास, पावर फैक्टर, अच्छा cos ∅ की 0 आ चुकी है, ∅ की 90 डिग्री, पावर फैक्टर जो होगा मेरे पास वो 0 आ चुका है। मतलब कि अगर मेरे पास एक प्रेरकीय परिपथ है तो उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति में हानि नहीं होगी, उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति में हानि नहीं होगी। हाँ, कला आरेख या फेजर डायग्राम आप बोल सकते हो, किसी प्रकार की शक्ति में हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे मूर्ख, ये क्या करता है? ये शक्ति खाएगा? नहीं सर, इसका काम क्या था? इसका काम था चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करके रखना, तो वही तो कर रहा है, ये वही तो कर रहा है। ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करके रखा है, बस रखा है। लेकिन अब चक्कर क्या होगा? यहाँ पर ये एसी स्रोत है तो ये डीसी ऐसा नहीं करेगा, डीसी ऐसा नहीं करेगा कि एकदम से रोक देगा फिर धीरे धीरे ऊर्जा संचित कर लेगा फिर हमेशा जाने देगा, ऐसा नहीं करेगा। क्यों? अगर एसी स्रोत है तो एसी स्रोत में क्या होगा? आएगा जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें सर हर सेकंड में 100 बार अपनी दिशा बदलेगा। ये धारा के विपरीत धारा दिशा में विद्युत भाग उत्पन्न करता रहेगा, जिसकी वजह से ये धारा ओरिजिनल धारा जाने की डिस्टर्ब हो जाएगी और अल्टीमेटली वो π/2 पीछे हो जाएगी विभव से, है ना। अगर आपको ये भी फील लेना है कि नहीं सर वो गदरा वाला फील कि असल में होता कैसे है, उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं बता दूं तो तुम्हारे रूप आपसे रोम जागरूक क्या सर यही होगा। अगर तैयार हो तो बताऊंगा मैं, है ना। ये इलेक्ट्रिकल मतलब भाई हम तो इंजीनियर आदमी, हमें सब कुछ बहुत डिटेल में पता है। ये तो मतलब बच्चों के लिए नहीं आंसर है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 3 डायग्राम पढ़ाए जाते हैं वहां पर, है ना। तो ये कैसा है? अगर तुम्हें फील करना तो इतना सा ध्यान रखो यार, ये है मेरे पास प्रेरक, है ना। अब मास ये है मेरे पास प्रेरक, है ना। अब मान के चल मेरे पास यहाँ पर बैटरी लगी तो ये क्या करता था? ये जो है ये सर रोक देता था मामला, रोक देता था। जैसे ही यहाँ से धारा आने लगी तो ये रोक देगा, ये कर दिया, रोक देगा। अच्छा सर रोक दिया। तो अगर मान के चल यहाँ पे एसी स्रोत होता है तो एसी स्रोत में क्या होता है? एसी स्रोत में वोल्टेज उठेगा और इतना मैक्सिमम जाएगा, तो ये प्रेरक का फर्ज क्या बनता है? सर प्रेरक का फर्ज बनता है कि विपरीत दिशा में छोटी सी बैटरी की बात व्यवहार करे। मैं तुमसे 1 सेकंड में 100 बार दिशा बदलेगी और हर सेकंड में या 100 बार दिशा बदलेगी और इसकी डबल बार पीक आएगा, पीक मैक्सिमम आना देख, 0 से मैक्सिमम होगा फिर 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा फिर 0 होगा। तो एक सेकंड में कितनी बार हुआ? तो 4 बार हुआ, 0 से मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम फिर 0। मतलब अगर एक सेकंड में 100 बार दिशा बदल, मतलब एक सेकंड में 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो ये 200 बार हो जाएगा एक सेकंड में, जो मुझे अब बताने जा रहा हूं।
ना 200 बार हो जाएगा एक सेकंड में, समझ इतनी तेज होगा ये। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या होगा सर, ये जब 0 से π/2 तक जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, 0 से π/2 तक जाएगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि ये यहाँ पे धारा को रोक देगा। ये रोकेगा ना, ये रुकेगा क्यों? क्योंकि सर यहां से विभव बढ़ता जा रहा है, कि विपरीत दिशा में विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में जैसे ही यहां से विभव कम होने लगेगा, तो ये अब अपना विभव इस दिशा में बढ़ाएगा। अरे उल्टा करता है। तो देख ध्यान से, पहले यहां समझना शुरू, यहां पर जैसे ही बाहर वाले का विभव थोड़ा कम होने लगा, इसमें बाहर वाले का 0 हो गया, फिर बाहर वाले का विपरीत दिशा में बढ़ने लगा, तो इसने उस दिशा में अपना विभव कम किया। ये हमेशा उल्टा करेगा, ये हमेशा करता है, ये विरोध करता है, इसलिए π/2 पीछे रह जाता है, धारा में π/2 पीछे रह जाती है। क्यों पीछे रह जाती है? क्योंकि सर यहां पर जैसे विभव आएगा तो पहले उसका विरोध होगा, फिर आगे कुछ काम होगा। तो यहां पर अगर मेरे पास कोई भी चीज या कोई भी सेंसर लगा धारा को देख रहा है, तो उसको क्या दिखाई देगा? इस तरह पहले धारा आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? कि ये धारा आने लगेगी, ये विपरीत दिशा में बढ़ने लगेगा, फिर जैसे विभव बढ़ेगा, फिर यहां धारा बढ़ जाएगी, फिर विभव कम होगा, फिर धारा यहां पर और बढ़ेगी, फिर विभव बढ़ेगा, फिर धारा और उल्टा होता जाएगा। इसलिए π/2 धारा इसमें पीछे रहेगी ना। बाकी अगर आपको जैसे अभी मैं सी भी पढ़ा दूंगा, आपको सी पढ़ा दूंगा, तो एक और एसपी स्टार दूंगा जो हमेशा के लिए आप याद रख लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। हाँ, विरोध देखो, ऐसे याद, विरोध करेगा तो आगे नहीं जाने देगा। चमका है क्या? ये विरोध करेगा तो आगे नहीं जाने देगा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा आगे? तो वो पीछे आएगा। तू चल मैं आई, धारा कौन सा गाना आती है जब एल पे होता है? कौन सा गाना आएगी? तू चल मैं आई, तो विभव गया, अब धारा आएगी पीछे। अच्छा, अब यहां पर एक्सेल क्या था सर? एक्सेल पे चर्चा कर लेते हैं ना। एक्सेल छोटे से हेडिंग टाइप का होता है, डाल लो यहीं पे एक्सेल पे चर्चा। एक्सेल क्या है? एक्सेल हेडिंग टाइप का होता है, डाल लो यहीं पे एक्सेल पे चर्चा। एक्सेल क्या है? तो एक्सएल जो होगा, तो एल और सी अच्छे से बनाना है, क्योंकि अभी आपको एक्सएल भी बनाना पड़ेगा और एक्ससी भी बनाना पड़ेगा। एक्सएल भी बनाना पड़ेगा, एक्ससी भी बनाना पड़ेगा। तो अभी एक्ससी बना रहे हो, फिर एक्सएल बनाओगे, तो इसमें कंफ्यूज होगे कि एक्ससी कौन सा, एक्सएल कौन सा। एल और सी को अच्छे से बनाना है आपको। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रेरकीय प्रतिघात। इसको चिंता ना करो, मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मैं सारी चीजें आपको अच्छे से एक बार रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूं ध्यान समझ लो। तो प्रेरकीय प्रतिघात या एक तरीके से हमारे रेजिस्टेंस जैसा ही है। किसके जैसा है? ये हमारे रेजिस्टेंस जैसा है। तो इसकी वैल्यू क्या है सर? एक्सेल की जो वैल्यू है, वो है ओमेगा इंटू एल, या मैं 2πf इंटू एल बोल सकता हूं, 2πf इंटू एल बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब कि क्या होगा? मतलब कि जब मैं f का मान बढ़ाऊंगा तो एक्सेल का मान बढ़ जाएगा। मतलब कि ये क्या करता है, जब हमारे पास एक तरीके से समझो कि अगर हमारे पास एसी स्रोत है, तो एसी स्रोत की आवृत्ति जब हम बढ़ाते हैं तो यहां पर एक्सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कम करेंगे तो एक्सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब मैं चाहूं तो इसके बीच में ग्राफ बना सकता हूं, एक्सेल का ग्राफ बना रहा हूं, एफ के साथ बोलूं या ओमेगा के साथ बोलूं, एक ही बात है, ओमेगा और एफ दोनों के समानुपाती एक्सेल। तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा? सीधी रेखा। जैसे आप बढ़ोगे तो बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर आवृत्ति 0 होती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे पास आवृत्ति 0 होती है, यदि आवृत्ति 0 होती है, कौन सा स्रोत बन जाएगा? अगर एसी करंट की आवृत्ति 0 है, तो मतलब ऊपर नीचे मतलब क्या होगा? मतलब ये डीसी स्रोत बन चुका है। क्या है ये? डीसी स्रोत। तो डीसी स्रोत के लिए एक्सेल की वैल्यू 0 होती है। डीसी स्रोत के लिए एक्सेल की वैल्यू 0 होती है। हाँ, होती है। या फिर डीसी स्रोत में क्या पता? सर डीसी स्रोत में हमने पढ़ा था कि अनंत समय के बाद में ये जो हमारे पास प्रेरक, ये तार बन जाता है। क्या बन जाता है सर? तार बन जाता है। प्रेरक हमने क्या पढ़ा? प्रेरक रुकेगा, फिर खाएगा, फिर चल जान दो। तो यह एक्सेल का 0 होता है, एक्सेल का मान 0 होता है। ठीक है, यहां पर यह क्या करेगा सर? जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, आनी चाहिए और कम करेंगे तो एक्सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब मैं चाहूं तो इसके बीच में ग्राफ बना सकता हूं, एक्सेल का ग्राफ बना रहा हूं, एफ के साथ बोलूं या ओमेगा के साथ बोलूं, एक ही बात है, ओमेगा और एफ दोनों के समानुपाती एक्सेल। तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा? सीधी रेखा। जैसे आप बढ़ोगे तो बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर आवृत्ति 0 होती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे पास आवृत्ति 0 होती है, यदि आवृत्ति 0 होती है, यदि f 0 होता है, मतलब क्या हुआ? ये कौन सा स्रोत बन चुका है? कौन सा स्रोत बन जाएगा? अगर एसी करंट की आवृत्ति 0 है, तो मतलब ऊपर नीचे मतलब क्या होगा? मतलब ये डीसी स्रोत बन चुका है। क्या है ये? डीसी स्रोत। तो डीसी स्रोत के लिए एक्सेल की वैल्यू 0 होती है। डीसी स्रोत के लिए एक्सेल की वैल्यू 0 होती है। हाँ, होती है। या फिर डीसी स्रोत में क्या पढ़ा? सर डीसी स्रोत में हमने पढ़ा कि अनंत समय के बाद में ये जो हमारे पास प्रेरक, ये तार बन जाता है। क्या बन जाता है सर? तार बन जाता है। प्रेरक हमने क्या पढ़ा? प्रेरक रुकेगा, फिर खाएगा, फिर चल जान दो। तो यह एक्सेल का मान डीसी स्रोत के लिए क्या होता है सर? डीसी स्रोत के लिए एक्सेल का मान 0 होता है। एक्सेल का मान 0 होता है। ठीक है, यहां पर यह क्या करेगा सर? जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, जान देगा। ये इंटररिलेशन के साथ पढ़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके सर, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, अच्छा, इसका मात्रक तो बताएंगे आपने? मात्रक निकाल लोगे सर। मात्रक और विमा क्या होगी? मात्रक और विमा क्या होगी? थोड़ा नीचे कर देते हैं, हमारे पास इसको अच्छा नहीं लगा, सोको नहीं हमने। हाँ, चलो बताओ इसका मात्रक और विमा क्या है? मात्रक और विमा क्या है? मात्रक और विमा क्या है सर? एक्सेल का मात्रक और विमा, एक्सेल का मात्रक और विमा, एक्सेल का मात्रक और विमा क्या होता है? मात्रक ओम, मात्रक क्या है? ओम ही होगा। इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ये क्या है? या प्रतिरोध जैसे ही बात व्यवहार कर रहा है, तो इसका मात्रक और विमा प्रतिरोध जैसा ही होगा। चल, ओके, बहुत बढ़िया, मजा आया सर, समझ में आया। अब इसी प्रकार से देखो, मैं जो सब कुछ बोल रहा हूं यार, वो यहाँ पर हमारे पास टेबल में लिखा हुआ है सब। देखो, ये एल है, ये एसपी स्टार टेबल, इसमें सब कुछ एक साथ मिल जाएगा आपको। तो ये v -π/2 i0 एक्सेल के ओमेगा एल, और एल जो है प्रेरक प्रतिघात होता है, और π/2 थोड़ा सा नीचे छूट गया, मैं आपको बता दूंगा अभी। π/2 v i से π/2 आगे होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टेबल की मदद से आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे r था, v = v0 v r प्रतिरोधी क्या होता है, उसमें राशि समान होती है। और इसमें एक और आप नीचे लाइन जोड़ना है, पट्टी लगा लेना, यहाँ पे तो वो होता है शक्ति। यहाँ पर शक्ति क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेल फॉर एसी सोर्स? ये कौन आया मूर्ख? राजपूत अभिषेक सिंह। अरे पगले लड़के, क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुझे?
ये एक्सेल की इतनी सारी बातें पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेल फॉर एसी सोर्स, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेल फॉर एसी सोर्स इज ओमेगा एल, व्हाट इज ओमेगा इज 2.12, it depends on the frequency, the frequency increases, एक्सेल increases, and for DC source we know that the value of f is 0, so एक्सेल will be 0 for DC source. Why are you creating confusion in class, why are you creating chaos in class? It's such a simple and easy thing. देखो ओके, अब इसी प्रकार से हम एक लास्ट बात करते हैं जिसे हम क्या करते हैं, हाँ बेटा हाँ, इसमें अब हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे पूर्णतः धारतीय परिपथ की। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, किन्हीं लोगों के पसीने छूट रहे होंगे लेकिन इस बात की गारंटी, अगर तुमने ध्यान से ये सारी बातें पढ़ ली और इसी प्रकार से अगर आपने पूरी बातें समझ ली तो आपको ये सबसे आसान लगने लगेगा, है ना। देखो मैं ईमानदारी वाली बात बताऊं, इसके क्वेश्चन बहुत कम, मतलब 2-3 सालों से आ रहे हैं, एक सवाल आ रहा है, एक दो सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर तुमने ये आज अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिया, तो तुम इसको नीट के पहले एक बार वैसे करके इसका सवाल लगा के आ जाओगे कि इस स्टाइल में मैं पढ़ाऊंगा और इतने सारे क्वेश्चन करूंगा, इतने सारे थ्योरी पढ़ाऊंगा कि आपको ये चीज खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एकदम आसानी इसके क्वेश्चन देखते हुए सारे फॉर्मूले याद आएंगे। चलो, शुद्ध धारतीय युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ या पूर्णतः धारतीय परिपथ क्या होता है, सी परिपथ क्या होता है। तो सी परिपथ मतलब क्या होगा, अब मेरे पास एक मैंने सी लगाया, मतलब एक मैंने संधारित्र लगाया और संधारित्र लगाने के बाद में मैंने इसे एक एसी स्रोत से जोड़ दिया, तो ये होगा सी, ओके सर, और ये होगा वी, फिर से वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। अब कहानी वही, मुझे धारा निकालनी है, कहानी वही, मुझे धारा निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ धारा, क्या होगा। तो यहाँ पर धारा कैसे निकालेंगे, आप सोचो, फिर से वही वाली कहानी जो मैंने पहले बताई थी। अच्छा क्या पाई आपने बोला था v प्लस वी एल बराबर होगा 0 के, हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं v प्लस वीसी बराबर होगा 0 के, ठीक है, या v की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वीसी क्या होता है, अच्छा सर यहाँ पर क्या होता है, सर हमें पता है q बराबर होता है cv के, तो यहाँ पे स्मॉल के लिखूं, समय के साथ बदल रहा है, q बराबर cv के होता है, क्योंकि समय के साथ बदलता है, समय के साथ में धारा बदलेगी, या समय के साथ में यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, विभव बदल रहा है, तो आवेश बदलेगा समय के साथ। तो मैं यहाँ से v की जगह q बाई सी लिख सकता हूँ, ये होगा v के बराबर, ओके सर। तो ये होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होगा माइनस में चला जाएगा q बाई सी के, क्यू बाई सी। अच्छा सर, बट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस नाउ, कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे ये समय है, यहाँ पर क्यू है, कैसे लिख रहा है, बताओ भाई क्या होगा। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू, अच्छा सर और कुछ, हाँ क्या हमने पढ़ा, डी क्यू बाई डी टी, या क्यू बराबर होता है ना क्यू, और मैं धारा के पदों में लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन आई डी लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल सही बात। एक काम करो, इसी को भी रख दो, इसी को भी रख दो, तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होगा क्यू के, बराबर होगा क्यू के। अब आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू रख दो और आंसर निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि सर आई बराबर होता है डी क्यू बटा डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है, मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, आंसर आ जाएगा, कहीं पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो इसी से हमको डेरिवेशन, यही डेरिवेशन बेटा है ना, यहाँ पर धारा बराबर हमें पता है डी क्यू बटा डी टी होता है सर, धारा की इक्वेशन बनाइए जल्दी से, डिफरेंशिएशन करके बताओ भैया क्या आएगा। तो सर धारा बन गई है, धारा बन गई है, डी ये बन गया है, क्यू आ गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्या साइन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो सभी, क्या साइन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो सभी, जल्दी से डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा आंसर। इसमें एक्चुअल में है ना आपको माइनस साइन का एक लोचा पड़ेगा, तो माइनस साइन में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर सीधे सीधे ये जो क्यू की वैल्यू है, तो क्यू की वैल्यू है वो जो आपने निकाली है, उसमें माइनस साइन आप इसमें ऐसा समझ सकते हो कि वो वी बराबर वी नॉट वी प्लस वीसी बराबर 0 के। अब चक्कर क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, जैसा यहाँ पे स्रोत होगा वैसे ये सी में भी देखो, एल क्या करता था, एल उल्टा करता था हमेशा, एल क्या करता था, एल हमेशा सर उल्टा करता था, मैं जो करूंगा। तो अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव दे रहा हूँ, मैं यहाँ से पॉजिटिव दे रहा हूँ, तो यह विपरीत दिशा में एक बैटरी बना देगा, है ना। तो अगर मैं पॉजिटिव का विपरीत दिशा में बनाएगा, मैं यहाँ पे नेगेटिव का विपरीत दिशा में बनाएगा, तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, लेकिन इसमें भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए, वी प्लस वीसी तो लिखूंगा मैं, लेकिन मैं केवीएल लगाऊं तो यहाँ पर मेरा जो सही समीकरण है वो वी माइनस वीसी बराबर 0 लगेगा। अच्छा सर मेरे को थोड़ा सा समझ में आया, यहाँ पर समझिए, अगर मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई और ये एक ऐसा प्रतिरोध लगाया और यहाँ पर संधारित्र लगाया, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर तुमसे पुलिस में केवीएल लगा के बताओ तो क्या करोगे सर, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, तो इससे करेंगे तो वी, ओके, यहाँ से जाएंगे सामने का नेगेटिव, तो माइनस यहाँ पर प्लस करेंगे, माइनस वीसी बराबर होगा 0 के। आई बात समझो, तो नेगेटिव का चक्कर नहीं आएगा, आप उसको इतना चिंतित ना हो। तो आप चाहो यहाँ पर नेगेटिव लगा लो, आखिरी आंसर जो है उसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो, है ना। मैं यहीं पर बना देता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्यों कर रहा हूँ समझ में आई बात। आप चाहो तो छोटा सा डायग्राम बनाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। यहाँ पर वी, यहाँ पर वीसी, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव, जैसे मैं कूद कर जाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा इस पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, माइनस वीसी करना पड़ेगा, तो ये एक्चुअल मेरे पास प्लस ही आएगा, तो इसलिए मैंने सीरीज में प्लस लगा दिया। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा, नहीं डेरिवेशन आप प्लस प्लस में डेरिवेशन करके सीधे आंसर निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा सी वी नॉट, ओके सर, साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस में और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ चुका है, ये मेरा आंसर आ चुका है, धारा का आंसर आ चुका है। अब मुझे इसे सुंदर बनाना होगा, अब मुझे सुंदर बनाना होगा, तो आओ मिलकर सुंदर बनाए, तो इसमें थोड़ा लीपापोती कर देते हैं। ये होगा आई बराबर, देखो वी नॉट तो वी नॉट था, ये ओमेगा सी को मैं नीचे लिख रहा हूं, 1 बटा ओमेगा सी लिख दिया मैंने, और ये हो गया मेरे पास cos ओमेगा टी, ओके सर, वेरी। अभी cos ओमेगा टी को फिर से मुझे समझना पड़ेगा कि ये वी बराबर वी नॉट sin ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी तो सर क्या इनके बीच में संबंध बैठा जा सकता है, बिल्कुल मैं कुछ ना कुछ कलांतर करके sin को cos में बदल सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये 1 बटा ओमेगा सी है, ये क्या है, 1 बटा ओमेगा सी है, 1 बटा ओमेगा सी है, तो 1 बटा ओमेगा सी क्या है, 1 बटा ओमेगा सी क्या है, 1 बटा ओमेगा सी जो होगा वो होगा वी नॉट बटा, इसे मैं एक्स सी बोल दूंगा, क्या बोलूंगा, एक्स सी बोल दूंगा, एक्स एल नहीं होगा, ये मेरा एक्स सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉस था मैं उसे लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, कहानी खत्म, पैसा लो, है ना, बस इतनी कहानी थी आपकी, टाटा बाय बाय, सारे सवाल खुद कर लेना, अरे चिंता ना करो, नहीं करो। तो ये जो होगा, ये जो कहानी है, ये एक्चुअल में क्या लिखा गया सर, ये मेरे पास लिखा गया वी नॉट बटे में एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पर ये एकदम चिपक गया उससे। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर हमें साफ खुली नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है सर, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब सर धारा आगे निकल गया,
अब धारा आगे निकली, पहले तो बढ़िया थी, है ना, पहले तो गाना गा रही थी। अब धारा आगे निकली, पहले तो बढ़िया थी, है ना, पहले तो गाना गा रही थी, तू चल में आई, अब सर आगे निकली, है ना, अब गाना बदल दिया, अब गाना गा रही है। क्यों आगे पीछे ढोलते हो बहुलों की तरह? क्यों? क्योंकि अभी से लग रहा है आगे है, विभव से पीछे है, पाई बाय टू पीछे है विभव। तो यहां पर अब धारा आगे निकल चुकी है और गाना भी बदल दिया कि मैं चली आगे आगे, तू मेरे पीछे पीछे, क्यों मेरे पीछे आगे डोलते हो भौरों की तरह, पाई बाय टू धारा आगे निकल चुकी है। तो अब यहां पर मैं फिर से कहानी आई को क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिखूंगा मैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और इसमें आई नॉट की जो वैल्यू आ चुकी है वो मेरे लिए हो गया है वी नॉट बटे में एक्स सी, और एक्स सी जो है वो क्या है सर, एक्स सी जो है वो 1 बटा ओमेगा सी है, ध्यान रखना उल्टा हो गया है, क्या हो गया है, 1 बटा ओमेगा सी हो चुका है, 1 बटा ओमेगा सी हो चुका है। क्लियर मामला? तो 1 बटा ओमेगा सी, अच्छा सर तो ये व्यक्तिमानुपाती हो चुका है ओमेगा के, या मैं चाहूं तो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 बटा 2 पाई एफ इनटू सी लिख सकता हूं, ठीक है। और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लूंगा मैं यहां पर लिख सकता हूं सर कि अब आई वी से पाई बाय 2 आगे हो चुका है, या वी आई से पाई बाय 2 पीछे है। चिंता ना करो, अभी मेरे पास एक और स्पेस स्टार बचा है जिसमें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें दिमाग में छप जाएगा कि कब कौन आगे कब कौन पीछे, है ना। बाकी इसे छापने की कोशिश करो। क्लियर है? ओके सर। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, फिर वही वाली बात, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सारी कहानी सेम है ना। देखो क्या है, ये वी का ग्राफ बना, ये विभव का ग्राफ बना। अब धारा, हां सर, अब ये आगे से शुरू कर दिया मामला, इसमें इसका कॉस का ग्राफ बनेगा, पाई बाय 2 आगे आ चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अगर मैं कला देखो, इसमें एक्चुअली चक्कर ये है कि पहले एक में आसान लगती है चीज, मतलब 3 परिपथ पड़ते हैं, है ना। तो ये 3 स्टेज होती है लाइफ की, वैसा काम होता है यहां पर। कैसा कि सर पहले वाले में एकदम आसान लगता है सर, आ ये बहुत आसान, फिर एल तो तोड़ गए, फिर सी पढ़ते तब जाके कहानी अच्छी लगती है, हां सर समझ में आ रहा है। अब जब आरएलसी तीनों साथ में पढ़ेंगे तब एकदम आसान हो जाएगा फिर से, है ना। तो ग्राफ कैसे चलता है, ग्राफ कैसे चलता है, पहले एकदम आसान, फिर डिफिकल्ट, फिर एकदम आसान, ठीक है। तो अगर तुम चढ़ाई में हिम्मत हार गए तो चीजें कभी आसान नहीं लगने वाली है। देखो तो यहां पर अगर मैं इसका कला एक बताऊंगा तो अब बताओ कैसे बनेगा सर। यहां पर अब अगर आपने वी को, अब देखो ध्यान से, वी कहां बना रहा हूं, अगर मैंने वी यहां पर बनाया, ये वी बनाया मैंने, तो मेरा आई का बनेगा सर, अब आपका आई जो है वो आगे बनेगा, उल्टा बनेगा, अब धारा आगे बतानी पड़ेगी विभव से। या अगर मैं चाहूं तो किसी कोण पर भी बना लूं ये, तो भी अब मेरे को लगता है कि मेरे चीते ये सब बना सकते हैं बड़ी आसानी से। सेम शाही बनेगा सर, ये तो सेम शाही बनेगा ये तो। और इसमें क्या होगा सर, इसमें अब यहां पर बस आपको ये धारा को है, अगर आपने धारा को घुमाया, अगर धारा को घुमाया या विभव को घुमाया तो धारा भी घूमने का बोलेगी, और विभव अगर घूमकर मान के चलो विभव जो है यहां पर पहुंच गया, तो धारा सर उससे 90 डिग्री आगे हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, उससे 90 डिग्री आगे हो जाएगी। क्या ये बात सभी को चमकती है? तो यहां क्या होगा सर जी, यहां पर हम आसानी से बोल सकते हैं कि यह मेरे पास धारा है, यह मेरे पास विभव है, और इन दोनों के मध्य कोण जो रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ अब हम एक्स पावर पे क्या करते हैं, औसत धारा, अच्छा पावर फैक्टर सर cos फाई, अच्छा फाई है सर पाई बाय 2, किसी मन में ये हो सकता है कि सर आप तो इसमें प्लस पाई बाय 2 कर रहे हो, इसमें तो माइनस पाई बाय 2 किया, cos फाई, अच्छा फाई है सर पाई बाय 2, किसी मन में ये हो सकता है कि सर आप तो इसमें प्लस पाई बाय 2 कर रहे हो, इसमें तो माइनस पाई बाय 2 किया था, तो यहाँ माइनस पाई बाय 2 को कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कलांतर जो है वो हमेशा बस कला में अंतर दिखाऊं, आगे पीछे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कौन आगे कौन पीछे, ठीक है। तो यहां पर पाई बाय 2 या cos फाई की वैल्यू जो होगी वह मेरे लिए 0 हो जाएगी, मतलब फिर से मेरे पास औसत धारा जो आएगी वो 0 आएगी, फिर से मेरे पास औसत शक्ति जो आएगी वो 0 आएगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार ये भी क्या करना था, जन्म क्यों हुआ था, इसका जन्म क्यों हुआ था, इसका जन्म सर इसलिए हुआ था कि यहां पर यह विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित कर रहा है, क्योंकि इसमें एक चक्कर में औसत शक्ति में हानि 0 है, शक्ति वैभव 0 है, शक्ति में हानि 0 है, मतलब कि प्रेरक और संधारित्र में हमारे पास औसत शक्ति 0 होती है, लेकिन ये बस एक ही है हमारे पास प्रतिरोध जिसमें एक चक्कर में कुछ शक्ति में हानि हुई। आगे बात समझ में, क्लियर मामला? चलो ओके। हाँ, इसके अलावा हमें और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, शक्ति होगी सर, और क्या बच गया यहाँ पर, अच्छा एक्सी बच गया, एक्सी क्या है, एक्सी जो है सर धारतीय प्रतिघात कहलाएगा, धारतीय प्रतिघात कहलाएगा। अच्छा अब इसमें क्या पता चला था हमें सर एक्सी जो होगा वो 1 बटा ओमेगा सी होगा, या 1 बटा 2 पाई एफ इनटू सी होगा, मतलब एक्सी जो होगा वो व्यक्तिमानुपाती होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास हम ग्राफ बनाएंगे, हमने ग्राफ बनाया ओमेगा या एफ के बीच में एक्सी के साथ में, तो व्यक्तिमानुपाती रूप से परिवर्तित हो रहा है, मतलब एफ बढ़ाओगे तो एक्सी का मतलब उल्टा है दोनों का चक्कर। तार का प्रतिरोध 0 माना बेटा है ना, अविनेश ने एकदम बढ़िया बात की, तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तार का प्रतिरोध 0 मान दिया है ना, तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, जिसमें तार का प्रतिरोध को आगे जोड़ने वाले से आर नाम से, है ना, तो फिर वो एलआर परिपथ बन जाएगा जो हम पढ़ने वाले हैं। हाँ तो ये एक्सी में ये उल्टा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या होता है सर, इसमें जैसे आवृत्ति बढ़ा देता है एक्सेल बढ़ा, इसमें कम हो रहा है यहाँ पर। अच्छा अगर इसमें भी मैंने एक डीसी स्रोत लगाया, तो अगर मेरे पास डीसी स्रोत हुआ, इसमें डीसी सोर्स हुआ, तो डीसी सोर्स होगा तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं एफ 0 हो जाएगी, और इसमें एक्सी जो होगा वह अनंत हो जाएगा, एक्सी जो होगा वो धारतीय प्रतिघात अनंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एफ 0 रख दी तो एक्सी जो होगा 1/0 अनंत हो जाएगा। और यही बात तो संधारित्र में होती थी, अगर तूने ये पढ़ लिया तो वो वाले सारे आपको आसानी से ध्यान रहेंगे, और वो सारी बातें जो पहले पढ़ी थी वो एकदम सेट हो जाएगी, दिमाग में बाउंड्री वॉल बन जाएगी, अब आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्योंकि अब हमने जो पढ़ा वो सेट हो चुका, हमारे दिमाग में पता कि अच्छा सर डीसी स्रोत जब होगा तो उसमें से अनंत, ये सब अनंत समय बाद की बात हो रही है, तो अनंत समय बाद सर हमारे पास जब संधारित्र होगा तो रोक देगा, पहले हमने बोला सर बॉन्ड वॉल रोक देगा, फिर धीरे धीरे बॉन्ड वॉल टूटेगी और उसमें से धारा जाएगी।
और ये वही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अच्छा सॉरी एक मिनट बोल देता हूँ, यहाँ पे एक्सी या एक्सेल का मैंने बोल दिया, एक्सी में क्या होगा सर, एक्सी में पहले वो धारा को जाने देगा और उसके अंदर धीरे धीरे आवेश की दीवार खड़ी हो जाएगी और अल्टीमेटली वो धारा को आगे नहीं जाने का, जाने को खुला परिपथ बन जाएगा, खुला परिपथ बन जाएगा। तो खुला परिपथ बन जाएगा मतलब एक्सी का मान अनंत हो गया, अनंत मतलब कोई धारा जाने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब ये सब कुछ याद रखने के कुछ छुटकुछ एसपी स्टार बता रहा हूं, ध्यान से समझना, कुछ छुटकुछ एसपी स्टार बता रहा हूं, ध्यान रखना। देखो याद रखने के कुछ छुटकुछ एसपी स्टार क्या, संधारित्र में से शुरुआत करते हैं। संधारित्र नाम भी हमने पढ़ा कि सर ये है संधारित्र। तो देखो अनंत समय बाद क्या होगा, तो सर अनंत समय बाद मान के चलो यहाँ से डीसी धारा आई, तो डीसी धारा आई अनंत समय बाद सर उसे दीवार मिल जाएगी, वो पार नहीं कर पाएगी, वो पार नहीं कर पाएगी। तो अनंत समय बाद जिसमें से धारा नहीं जाएगी। लेकिन जो एसी स्रोत होता है सर, एसी स्रोत क्या होता है, एसी स्रोत में तो उछल कूद की धारा आ रही है, तो एसी स्रोत में धारा सी को आसानी से चकमा दे जाती है और उछल कूद के निकल जाती है। मतलब कि डीसी स्रोत जो होगा उसमें संधारित्र अनंत समय बाद कोई धारा नहीं जाने देगा और एसी स्रोत में धारा जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। क्लियर मामला आया समझ में। और इसी प्रकार से अब इनको भी याद रखने का एक और लाजवाब सा स्टार बताता हूं कि कब कौन आगे कब कौन पीछे, है ना। देखो इतनी सी बात है, इतनी सी बात है मेरे प्यारे। मेरे पास तीन चीजें, मेरे पास देख सब कुछ याद रखने का भूल जाएगा। एक चीज कि कब कौन आगे कब कौन पीछे, है ना। देखो इतनी सी बात है, इतनी सी बात है मेरे प्यारे। मेरे पास तीन चीजें, मेरे पास देख सब कुछ याद रखने का भूल जाएगा। एक चीज हमेशा हमेशा मामला रखेगा। मेरे पास एक आर है, मेरे पास एल है, एक मेरे पास सी है। इसमें आई मतलब इसमें धारा और इसका विभव वी आर बोल देता हूं। ये दोनों का तो कोई चक्कर नहीं, ये दोनों तो साथ साथ चले, साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। एल में क्या होता है सर, एल में धारा ने बोला तू चल में आई, वो आगे निकल गई, है ना। और इसमें सर धारा पीछे रह गई, इसमें ऐसा बना देता हूं, इसमें धारा, इसमें वी आगे धारा पीछे, और इसमें क्या हुआ सर, इसमें धारा आगे निकल गई और बोली क्यों आगे पीछे डोलते हो भावों की तरह। बस इतनी सी बात याद रख लिया, इतनी सी बात याद रख लिया। एल मतलब होता है बड़ा, एल मतलब लार्ज और सी मतलब छोटा, ठीक है। तो एल मतलब मुझे कैसे याद है बता देता हूं तुझे, है ना, मुझे कैसे याद है मैंने ऐसे याद किया। एल मतलब लार्ज, एल मतलब लार्ज मतलब वी एल बड़ा होगा और यहां पर धारा आगे मतलब वी सी मतलब छोटा, मतलब सी छोटा है, मतलब इसमें वी सी पीछे होगा, धारा आगे आ गया मजा, आ गया मजा। बस आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। इधर वी सी देखो ये अभी सवाल में क्योंकि अभी थोड़ी देर वी एल, एल मतलब आगे, लार्ज, सी मतलब छोटा पीछे और आर तो बीच में रह जाएगा, ठीक है। बस इसे याद रख लो। तो एक बार जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बोला एक बार मैं फटाफट कंक्लूड कर देता हूं। अब एक बार आप इसको देखोगे आपको 110% रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले देखो पहली बात तो क्या, पहले डायग्राम वी और आई सभी को क्लियर है। अगली बात सर शिखर मान वी नॉट बटा आर, वी नॉट बटा एक्सएल, वी नॉट बटा 1/ओमेगा सी। मतलब इसमें जो प्रतिघात होता है ना, यहाँ हमारे आर तो आर ही होता है, इसमें एक्सएल होता है ओमेगा होता है और इसमें एक्सएल 1/ओमेगा सी होता है। बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। प्रतिबाधा क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप प्रतिघात से भी बात ध्यान रख सकते हो। हाँ अब बोलो किसी को कोई समस्या हो तो। हाँ धारिता में धारा आगे, ऐसा याद रख सकते हो, बिल्कुल सही बात सर। एक चीज याद रख लो कुछ भी सर, धारिता में धारा आगे, बहुत बढ़िया। धारिता में धारा आगे 1/ओमेगा सी कैसे आया ये बता दीजिए। 1/ओमेगा सी कैसे आया यहाँ पर ध्यान रखा, यह है वी नॉट, यह ओमेगा इंटू सी मल्टीप्लाई में, जैसे 1/, ये 1/, में पढ़िएगा तो ऊपर चले जाएगी, एक ही चीज लिखी है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वी नॉट बटे में कुछ डिवाइड में चाहिए तो मेरा प्रतिरोध बन सकता है, इसलिए z क्या है उसको गोली मार दो, z पे चर्चा नहीं करना, z के बारे में नहीं सोचना कुछ भी, आप तो बस इतना समझ लो मैंने बताया, ठीक है। शिखर मान मतलब अधिकतम मान, तो धारा का अधिकतम मान क्या होगा, वी नॉट बटा आर, वी बराबर होता है, इसमें एक्सएल होगा और उसमें एक्सी होगा। तो सर इससे सवाल कैसे आते हैं, सवाल एकदम आसान से, बिल्कुल ही छोटी सवाल। यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बोल देंगे और आपसे ना, आपसे अभी जो मैं सवाल कराऊंगा आपको उसमें आपको केवल एल केवल सी केवल आर वाले सवाल करूंगा। इसमें आर वाले सवाल तो आने नहीं है, सी और एल वाले ही सवाल आएंगे। तो कुछ छोटे छोटे से सवाल जो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बच्चा बोलता ग्राफ कैसे सवाल आएंगे, ऐसा 2018 में ग्राफ आया था, ये वी दिया होता, अब आपको बताता आई का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे 2016 में सवाल आया है, 2020 में सवाल आया है, आसान सवाल। चलिए तो करते हैं सवालों से शुरुआत। पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 20 मिली एम्पियर है तथा उस पर विभवांतर का मान 100 वोल्ट है तो उसकी प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा, प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा, मतलब क्या पूछा है, एक्सएल पूछा है आपसे। तो एकदम आसान सी बात है, एकदम आसान सी बात है, एक्सएल क्या है ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो मतलब मुझे पता है, हल करूंगा मैं इसका, मुझे पता है सर वी बराबर आईआर होता है, तो वी बराबर आई इंटू एक्सएल लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेरकीय की बात करिए, प्रेरकीय की बात करिए। तो यहां पर वी कितना दिया हुआ सर, वी दिया हुआ 100 वोल्ट, आई कितना दिया हुआ, आई दिया 20 मिली एम्पियर, 20 × 10⁻³ इंटू एक्सएल, बस सॉल्व करना आसान है। तो सर डिवाइड में चल जाएगा 100/20 इंटू 10⁻³ ये करके 5 आ गया, 10,000 ऊपर चलेगा तो यहाँ पर 5,000 आ जाएगा। क्या ये बहुत डिफिकल्ट सवाल था, नहीं सर। आज तक जितना करा उसमें सबसे आसान सवाल है, तो आज तक जितना करा उसमें सबसे आसान सवाल है, तो बस यही तो आएंगे इसमें, ना देखने में बड़ी डरावना लगा लेकिन अब जिंदगी आसान है आपकी, 5 किलो भी से लिखा जा सकता है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जब 60 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा 1 मिली हेनरी के प्रेरक में से प्रवाहित होती है तो डेल्टा वीएल में गिरावट 0.6 वोल्ट होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा। मतलब आपको वीएल का मान दिया हुआ है, ओके, आपको एक्सएल नहीं दिया हुआ है, वो आपको निकालना पड़ेगा और यहां से आपको धारा मिलेगी। बताओ, सॉल्व जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ, लेट अस ट्राई करो, क्या आएगा, क्या आएगा। तो सर हम क्या करेंगे, फिर से वही बात है, देखो कुछ नहीं है, वी बराबर आईआर होता है, वी बराबर एक्सएल लिखना है। अच्छा वी की वजह से बोला वीएल में गिरावट या वी जो होगा वो 0.6 आ गया, धारा हमें निकालनी है। एक्सएल जो होता है सर वो 2πf × L होता है। सर आपको कैसे पता चलेगा फॉर्मूला लगाना है, अरे देखना आवृत्ति भी 60 हर्ट्ज, ओमेगा थोड़ी ना दिया हुआ है, तो हम 2πf वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू दो, आंसर कितना आ गया यहाँ पर। सर इसको सॉल्व करना है, 0.6 बराबर होगा i × 2 × pi × 60 बराबर होगा l। क्या आंसर जल्दी बताओ, कर सॉल्व, कर ले सॉल्व इसे, जल्दी कर सॉल्व इसे।
तो ये डिवाइड में जो ना 6 6 काट दो, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा तो 100 हो जाएगा। अच्छा तो कितना होता है, ये 6 से 6 कट गया तो यहाँ पर आ गया सर पाई भी जाएगा, तो सब कुछ नीचे चले जाएगा। हाँ तो कितना आ जाएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। एल की वैल्यू दी ना, अच्छा एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी दी है, तो 1 मतलब 10 लाख माइनस 3 दिया है, या इसे 1/1000 लिख सकते हो। 0 0 कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी। क्या सॉल्व, ये सब भंडारे वाले लोग हैं, थाली लेकर बैठ जाते हैं अपनी क्वेश्चन सॉल्व आंसर होते हैं। हाँ सर बताओ, हाँ सर एक पूरी कमाई पूरी, अच्छा चल ठीक है तू एक पूरी भी ले ले। अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन आपने कहा सब्जी दे दो तो थोड़ी सब्जी, तो भंडारे वाले लोग इनको कुछ नहीं करना खुद से, इनको सब थाली में चाहिए पका पकाया माल। सॉल्व करो इसे, तो यहाँ पे धारा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 6/10/2 पाई 60 10 की पावर माइनस 3 ऊपर 10 के 3 बच जाएगा, तो 3 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पर 1 0 बचेगा, और यहाँ पर बटे में 2 5 बटे में पाई आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे याद गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्या आसान लग रहा है सब कुछ, क्या आसान लग रहा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 धारिता का सवाल, क्या है सवाल, 5 माइक्रोफैराड धारिता का 1/1000 ओम प्रतिघात के लिए आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में कितनी होगी। एकदम आसान बात, करो सॉल्व। आपको जब अब तो धारा और विभव की बात नहीं बोली, आपको क्या पूछा हुआ है, आवृत्ति पूछी हुई, आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में कितनी होगी। मतलब हमें पता है सर कि एक्सी जो होता है वो 1/ओमेगा सी होता है, या 1/2 पाई एफ इंटू सी होता है। ठीक है, एक्सी कितना दिया है, 1/1000 दिया है। ओके सर, आपको कैसे पता चलेगा, जो भी ओम में हो तो एक्सी एक्स आ रही है, तो 1/1000 बराबर होगा 1/2 पाई इंटू आवृत्ति पता करनी है, और सी की वैल्यू कितनी दी है 5 माइक्रोफैराड, हाय 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 5 × 10⁻6। इस सबको इधर ले जा और सॉल्व करना क्या आएगा। देखो उसने ना मेगाहर्ट्ज में पूछा, मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁻6 हर्ट्ज में पूछा ऑलरेडी, 10⁻6 हर्ट्ज में पूछा है। आप चाहो तो इसमें करिए 1/1 आपको डायरेक्ट भी बराबर करके सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो इसको अपने डायरेक्ट बराबर कर दिया, डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं, डायरेक्ट बराबर करना मतलब ये मेरे 2000 बराबर होगा 2 पाई f इंटू 5 × 10 की पावर माइनस 6। ये बात बराबर है। तो आपको f की वैल्यू 10 की पावर 6 माइनस 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 बचेगा, और इसको भी नीचे ले जाओ तो जाएगा 1000 इंटू देखो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 पाई 10 की पावर 6 ऊपर चलेगा, ये f की वैल्यू आ गई, ये 1 0 से 1 0 गया, 100 बटे में पाई आंसर आ गया। ये कहां गया, ये हर्ट्ज में आंसर आता है, इसको मेगाहर्ट्ज में चाहिए, तो इसको मेगाहर्ट्ज में करने के लिए हमें पता 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10,6 हर्ट्ज। सही आंसर बी होगा। क्लियर कहानी, 100 बटे में पाई 200 मेगाहर्ट्ज आएगा सर, बेटा 5 इंटू 2 करेगा तो 10 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन होगा 0.1 हेनरी प्रेरक की कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता जनित्र से जोड़ा जाता है, उत्पन्न वोल्टता आपको दी गई है, तो आपको प्रवाहित धारा पता करनी है। देखते हैं कौन सही आंसर पता है, कौन सही आंसर पता है। ये जो सवाल है, ये सवाल कर लिया मतलब आपका एल परिपथ पूरा क्लियर है, आपको पूरा क्लियर, इस एंड से उस एंड तक सब कुछ समझ में आ गया। अगर ये सवाल कर लिया तो, ये सवाल कर लेगा तो सब कुछ समझ में आ गया, बस इतनी सी बात। किसका इंतजार है, कर दो हल से बराबर। एल परिपथ पूरा समझ में आ गया, जिसने सवाल कर दिया उसे। देखो सबसे पहले तो आई नॉट की वैल्यू निकाल लो आप, सबसे पहले तो आई नॉट की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि सर ये रहा आई नॉट, मतलब ये आई, ये ई नॉट है, ई नॉट कितना दिया इक्वेशन से देखकर समझ में आता है सर, ई नॉट का ई का अधिकतम मान जो है वो हमारे पास 100 है, तो आई नॉट क्या होता है सर, आई नॉट होता है ई नॉट बटे में एक्सएल होगा, क्योंकि मेरे पास कौन सा परिपथ है, ये कौन सा परिपथ है, ये परिपथ है 100 बटे में ओमेगा एल। अच्छा सर ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट गिवन, दिस इज ओमेगा छुपा हुआ वेरी चला। अरे ओमेगा कितना है, ओमेगा जो है वो 100 दिया हुआ है, कहां से समझना, इक्वेशन से समझना है ना, 100 दिया हुआ ओमेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा आई नॉट बराबर 100 बटे में ओमेगा भी 100 है इनटू एल, एल कितना 0.1, 100 से 100 बढ़ गया 10 आंसर, मतलब ये तो सर 10 आएगा, मतलब या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। अब है एक और इंपॉर्टेंट कहानी कि सर यहाँ कॉस आएगा, यहाँ साइन आएगा, यहाँ माइनस, दोनों में माइनस है। याद करो एल में क्या आया था सर, एल में माइनस कॉस ओमेगा टी आया था, हमें पता है सर कि अगर इसमें साइन है तो इसमें माइनस कॉस था। अरे तीसरा आंसर क्यों बता रहा है, भूसा खा लिया क्या, यहाँ भी साइन आएगा, यहाँ भी साइन आएगा, ये कौन सी बात होगी, पाई बाय 2 प्लस माइनस क्या था, याद है पाई बाय 2 प्लस माइनस क्या था, तो इसमें पाई बाय 2 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये सेम आंसर के साथ है यार, अजीब आदमी है तू, ठीक है बोल रहा है, यहाँ पर साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, क्या शौक है, अरे देख तो ले, तो कब रंग लगा ले, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कर ले। इस अगर एल परिपथ यहाँ साइन हो यहाँ पे साइन नहीं, तो आपने कभी बताया कि इनमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है, मतलब एक में साइन दूसरे में कॉस आना चाहिए। हम कहते हैं साइन आता, सही आंसर क्या होता, आई बराबर ये होता 10 एम्पीयर साइन 100t माइनस पाई बाय 2 आंसर होता, लेकिन तब आंसर होता, लेकिन सर अभी हमने कॉस ही दिया, माइनस कॉस से ही तो हमने माइनस पाई बाय 2 किया था। आगे फुल आंसर ठीक है, जैसे कि आप पहले आई नॉट की वैल्यू निकाल ली तो मुझे आइडिया लग गया कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अच्छा √2 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो और आप ये सोचो कि अच्छा आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी मुझे नहीं, मतलब मैक्सिमम यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और साइन आएगा कॉस अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर माइनस कॉस आना चाहिए, पाई बाय 2 पीछे कौन धारा पाई बाय 2 पीछे, क्योंकि एल परिपथ है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी बताओ इनका आंसर। एक कुंडली की 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर, एक कुंडली की 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रतिघात 100 ओम है, तो 150 ओम आवृत्ति पर प्रतिघात क्या होगा, अब देखते हैं बराबर, एकदम आसान सवाल, बिल्कुल इजी। एल डी आई डी से भी कर सकते हैं, हाँ फैजान खान बेटा एल डी आई डी से करेगा, पूरा सॉल्व करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, आप इंटीग्रेशन करेगा, वही आंसर निकाल के लेगा हम, तो फालतू पूरा पूरा सॉल्व करना, हमको आंसर पता चल गया। तो राघवेंद्र सिंह बेटा मुझे आजकल लग रहा है बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा यार, 1 रुपए का मन नहीं लगा तुम्हारा पढ़ाई में, है ना। पहले तुम कुछ ढंग के डाउट भी पूछते थे, कुछ ढंग की बातें भी करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे जो सारे कमेंट आ रहे हैं ना वो बिल्कुल फिजूल कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे, एक कमेंट ढंग का नहीं आ रहा तुम्हारा। तो वापस से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो थोड़ा, स्टार्टिंग में है ना, जब हम कोर्स लेते हैं कोर्स खरीदते तो तुम्हें स्टार्टिंग में बताता कि स्टार्टिंग में देखो एकदम भर भर के बच्चे आएंगे, अरे सर इतने सारे बच्चे कैसे हो गए, अरे सर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे क्या, हाँ फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ी, तो मैं तुम्हें पहले बोला कि दिवाली के बाद देखना, दिवाली के बाद आधे से ऊपर साफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने पहले सोचा अरे चलो अब इस साल तो ठीक है अगले साल कर लेंगे हम, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो जोश सभी का रहता है, मेन खेल आखिरी के 3-4 महीने तक जोश बनाए रखना, पढ़ाई करते रहना। क्या आएगा आंसर,
बी पर लॉक कर दिया है। अच्छा यहां पर क्या दिख रहा है सर, यहां पर हमें दिख रहा है कि हमारी आवृत्ति जो है वो 3 गुना हो गई है, मतलब कि प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। कहां प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा ऐसा डायरेक्ट, हां तो डायरेक्ट करना है। एक्सेल होता है ओमेगा 12 या 2 पाई f * l, तो तुम्हें करना है टाइम पास करो, कोई बात नहीं। x1 / x2 = f1 / f2, डायरेक्ट देखो सर ये इसके समानुपाती, ये अगर 3 गुना होगी तो xl भी 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन में लगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 5 माइक्रोफैराड संधारित्र का प्रतिघात 1000 ओम है, प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी। क्या आप ऐसे सवाल तुमसे बनने वाला कर सकते हो। एक्सी पता करना है आपको, संधारित्र के बारे में बोला है, साइकिल प्रति सेकंड मतलब कि आवृत्ति पूछ रहा है वो आपसे ना, वो आपसे एफ पूछना चाह रहा है। 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू पूछा है, सी की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड, ये पर मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा है ना। तो ये सेम सही क्वेश्चन है, हमने कहा ये तो लग रहा है सेम सही नहीं, सेम ही सवाल है। कौन सा वाला सवाल, इसमें 1/1000 दिया हुआ था, इसमें 1000 दिया हुआ है, सेम ही है ये। ध्यान से कर लो, ध्यान से करो ना। तो एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, मतलब माइनस के ऊपर करो, ये हो गया 5 × 2 10 पाई और 1000, तो 1 2 3 4 जो लेंगे 2 0 बचेंगे सर, 100 बचने पाएगा। हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड लिख सकते हो, बात बराबर है, याद रखना। हर्ट्ज मतलब क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। चल क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंच चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंच चुके हैं। 2018 का इनका सवाल ध्यान से देखें। सवाल में हमें बोला गया है एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज दिया है। अब देखो वोल्टेज उसने इधर से शुरू नहीं किया, वोल्टेज उसने यहां से शुरू किया है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें धारा का वक्र कौन सा होगा, देखते हैं कौन पहचान पाता है। धारा का वक्र कौन सा होगा, धारा का वक्र कौन सा होगा। भंवर धारा वाला क्वेश्चन, अरे हाँ यार भंवर धारा वाला क्वेश्चन रह जाता है। चलो क्या होगा, पहचानो क्या आंसर आएगा। चलो मैं आज देख लूंगा उसे। अच्छा ठीक है, मिल गया क्वेश्चन। हाँ प्रियंका, क्वेश्चन इंग्लिश में मिल गया, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर मेरे को पता है सर कि इसमें एल है तो वी एल, अच्छा सर वी एल आगे होता है, पाई/2 आगे होता है, मतलब मुझे कुछ ऐसा बनाना जो पाई/2 पीछे आ जाए, मतलब कि सर इसके पाई/2 पीछे अधिकतम मान है, इसका अधिकतम मान साथ में आ रहा है, इसका अधिकतम मान नहीं तो न्यूनतम मान आ गया इसमें, नहीं नहीं इसका अधिकतम मान तो बहुत दूर चले गया। हाँ सर इसमें अधिकतम मान जो है वो पाई/2 पीछे है, वो सही जवाब होगा। चल क्वेश्चन नंबर 7 2016 का सवाल, ध्यान रखना 16 का सवाल था, थोड़ा देर होते हैं 16 का सवाल देखते हैं। हमें वोल्टेज दिया गया और हमें सी परिपथ के बारे में लगा है, ओए बहुत आसान क्वेश्चन, 2016 इजी क्वेश्चन, इससे आसान सवाल है। क्वेश्चन वाला धारा वोल्टेज पाई/2 पक्ष है, पूरे चक्कर के दौरान सी वोल्टेज स्रोत से कोई ऊर्जा का उपभोग नहीं होता है, मतलब धारा यह शक्ति अवशेष नहीं है, धारा वोल्टेज के साथ है 180 डिग्री आगे है, क्या होगा आंसर बताओ। सर 180 डिग्री साथ तो है नहीं सर, और हमें पता है सर वीसीसी पीछे होना चाहिए, धारा आगे होना चाहिए, तो बोले धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पक्ष है सर, धारा पक्ष नहीं है, पक्ष नहीं है सर, धारा अग्र है, वोल्टेज पक्ष है, वीसीसी को पीछे, तो बस सही आंसर है। और ये तो बात हमें पता है कि बताइए पूरे चक्कर के लिए तो शक्ति जो होती है शून्य होती है। 8 9 नीर 2020 सवाल प्रभु आंसर दो। 40 माइक्रोफैराड के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी आपूर्ति के साथ जोड़ा जाता है। अब आपको बताना है धारा का वीआरएमएस मान लगभग कितना होगा। अब देखते हैं कौन बताए। सर हमारे पास फॉर्मूला होता है V बराबर आर, अच्छा V बराबर XC हो जाएगा सर, क्योंकि हमारे पास C परिपथ दिया। ये बताओ मेरे प्यारे ये कौन सी वैल्यू है, बस पहले छोड़ो रोक दो मेरे भाई, ये बताओ ये 200 वोल्ट दिया वो कौन सा मान दिया है, V नॉट दिया है, V आरएमएस दिया है, क्या दिया है। मैंने बोला जब वो कुछ ना बोले, इशारों में बात कर जाए, ये देख ये मैं तेरे को वोल्टेज दे रहा हूं, तो ये हमें पता है V आरएमएस है। तो अगर मैं यहां पर ऑब्वियस बात है फॉर्मूला में V आरएमएस रखूंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि फॉर्मूला मुझे I नॉट दे देगा, I आरएमएस देगा इनटू XC, कहानी खत्म, मैं तो मुझे नहीं करना सर, बिल्कुल सही बात है। तो V आरएमएस कितना 200 है, I आरएमएस मुझे चाहिए, XC जो होता है वो 1/2 पाई इंटू 2 पाई f इंटू C होता है, क्यों सर देखिए हर्ट्ज में दिया है, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 200 इंटू 2 पाई f C, मेरे पास I आरएमएस आ जाएगा। तो ये 200 इंटू 2 इंटू पाई इंटू f 50 इंटू C 40 माइक्रो 10 या माइनस 6 I आरएमएस आती, कितना आंसर है बताओ। तो 6 जीरो उड़ा सकते हो, 6 जीरो उड़ा सकते हो, 1 2 3 4 5 जीरो है सर, वाह 5 जीरो है, क्या हो गया 5 जीरो है सर, बहुत ही बढ़िया 5 जीरो है सर। तो ये 2 5 इंटू 2 10 होता है, 5 जीरो है, 4 पाई बटे में 10 माइनस 1 या 10 बचेगा, ये मेरे पास I आरएमएस आ चुका है। 4 पाई पाई की वैल्यू 3.14 3.14 का 4 गुना बटे में 10 आंसर है, 3.14 का 4 गुना बटे में 10 आंसर आ जाएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। 3.14 का 4 गुना बटे में 10 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.14, तो 4 इंटू 3.1 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बटे में 10, या मैं से चाहूं तो कितना ले सकता हूं, सिर्फ 12 बटे में, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 1, नहीं अपना आंसर क्यों नहीं आएगा 12 नहीं, यहाँ तो यहाँ पॉइंट आ गया, 1.2 आ गया अपना। देखो कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक भी 40 दिया हुआ है, ओके 200 वोल्ट दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है, f की वैल्यू 50 सी की वैल्यू 40 माइक्रोफैराड उसके बाद 6। तो मैंने बोला यहां से कि इसमें से 0 और 0 कटती, 0 0 कटती, तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 0, बिल्कुल सही बात, 5 0 कट जाएंगे, तो 10 की घात -1 बचेगा, अरे रुक जा यहां पर बचेगा -1 बचेगा, इसमें एक्चुअली ये नीचे ही है ना, 1 बचेगा, नहीं सही है 1 बचेगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है तो बता दो भैया, 8 होगा वहां पर, कहां पर 4 पाई वैल्यू है तो सही, अच्छा ये भी तो छुपा हुआ है आगे, ओके 8 पाई होगा एक्चुअली, 8 पाई बटे में 10 होगा, अब निकालो यार बस 8 पाई, छुप कर बैठ गया, लुका छुपी खेल रहा था ये, 8 पाई होगा। अब क्या है आंसर,
तो सर 3 इंटू 8 करोगे बेसिकली 24 में 1 पॉइंट लोगे तो हो जाएगा 24 बटे में 10 करोगे तो 2.5 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब 2.5 एम्पियर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2.4 आया उसे 2.5 के लगभग आंसर लिख सकते हैं। चल हाँ 2.4 आ रहा है उसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध संधारित्र है जिसमें एसी अच्छा विद्युत वाहक बल दिया गया है और बोला है कि धारा का शिखर कितना अच्छा आदमी है ये बताओ भाई। अब सब इजी है ना, मैं तो बोल ही रहा था सबसे आसान चैप्टर है, तुम थोड़ा सा शांति तो रखते नहीं हो है ना, तुम हर 2 मिनट में कुछ नाचने की चीज चाहिए। ये देखो 1 घंटा रुके तुम्हारा 1 डेढ़ घंटा ध्यान समझिए। अब सेट मामला 2016 तक के क्वेश्चन नहीं बेटा और ऊपर तक लगाओ 2010-12 तक भी लगाओ, मैंने स्टार्टिंग से बोला। तो क्या होगा क्वेश्चन में संधारित्र मान पूछा सर शिखर मान ये राशिकर मान बोला ओए वेरी इजी क्वेश्चन एक्स तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा सर या v बराबर i into x होगा सर। ओके v की वैल्यू कितनी सर v, सो ये i कितना होगा, i होगा सर 200 मिली 10 की -3 ये 1 बटा आपको क्या दिया हुआ है ओमेगा दिया हुआ है, बहुत ओमेगा का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है छुपा हुआ ओमेगा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी तो जाएगा ओमेगा into c 1000 c आंसर आ गया। बताओ कितना आएगा, पिचुक ये इधर जाएगा मतलब 1 बटा 2 मतलब कि 5 बनेगा मतलब 0.5 बनेगा और उसको सॉल्व कर लोगे 2 माइक्रोफैराड आ गया। अच्छा सी नीचे है सर तो अच्छा इसको नीचे भेजो इसको भेजो या सी को भेजो तो सी हो जाएगा सर 2 × 10⁻³ बटे में 1000 मतलब 10 सी हो गया तो 2 × 10⁻6 फैराड या 2 माइक्रोफैराड करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। नाउ एवरीथिंग इज इजी व्हाट यू से बीएमएस हो गया, इससे भी आसान है वो इससे भी आसान है। हाँ भाई अब कौन कौन चीता स्टार बन चुका है। क्वेश्चन में 10 खत्म हो गया और 10 ही सवाल है हमारे पास पढ़ा दूं क्या ये, चलो कोई बात नहीं कल ही पढ़ लेंगे ना, इनका सबका श्रेणी संयोजन कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे ना, इसका श्रेणी वो श्रेणी संयोजन बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि अब तुमने मैक्सिमम बात पढ़ ली है, मैक्सिमम बात पढ़ ली है। v का मान 100 कैसा है यहां ध्यान ना देख ये e बराबर 100 sin 1000 t तो ये e0 ये ओमेगा ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अभी तीनों श्रेणी क्रम में लगा दिया तो श्रेणी क्रम में लगा दिया तो देखो अब क्या होगा इसमें प्रेरक ये प्रतिरोध भी है संधारित्र भी है और प्रेरक भी है। अब हम बोलेंगे इसमें v है ओके सर। अब देखो क्या होता है हमें पता है सर v बराबर v0 sin ओमेगा t होगा यहां पर अच्छा, लेकिन देयर इज अ चक्कर व्हाट चक्कर सर, इसमें vc होगा इसमें vl होगा इसमें vr होगा और इन तीनों में धारा समान जाएगी i, क्या बोलते हो यार, इन तीनों में धारा जाएगी समान i, तीनों की धारा क्या होगी समान होगी क्यों सर क्योंकि तीनों श्रेणी में श्रेणी में धारा समान होती है मुझे पता है तीनों में धारा समान होगी तो अगर तीनों में धारा समान होगी तो वहां पर श्रेणी में क्या होगा सर श्रेणी में धारा समान होगी। तो अब मैं क्या करूं मैंने बोला मान लो यार मान ले मेरे प्यारे यहां पर मैंने हटा दिया और मैंने बोला कि काम करो ये विभव को नियत मत मानो, विभव अभी विभव नियत मानते थे धारा निकाल रहे थे लेकिन अब हम धारा मान लेते धारा हो जाए i बराबर i0 sin ओमेगा t, अब विभव में निकाल लूंगा क्यों क्योंकि उल्टा जो कर रहा हूं इसमें धारा नियत है मुझे पता है विभव तीनों का अलग अलग है। तो यहां पर मेरे पास अब आसान सी बात है vc vl vr की वैल्यू पता होती है मुझे ओके सर मुझे विभव निकालना देख अल्टीमेटली मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि i और r में संबंध आ जाए बस i और r में संबंध आ जाए मतलब अगर मेरे को धारा दी जाए तो विभव निकालता हूं विभव दिया तो धारा निकालता हूं। अगर मैं उल्टा भी पकड़ लूं तो मैं आसानी से कर पाऊंगा मतलब अगर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे इसमें भी बोलो मैं मान के रखूं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेरे को तीनों धारा समान है मतलब मान ले धारा i बराबर i0 sin ओमेगा t किसी ना किसी को i0 sin ओमेगा t मानना पड़ेगा फिर दूसरा वाला देंगे इसमें प्लस y आगे या पीछे बस देखना है आगे या पीछे देखना है बस। तो इसमें मैंने मान लिया इसमें धारा i बराबर i0 sin ओमेगा t है। अब देखता हूं विभव परिमाणी वो आगे आ रहा है पीछे ठीक है तो कैसे कर सकता हूं मैं देखो अब मैं इसमें मेरे को इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है कि अरे भैया मैं यहां पे करूं vc प्लस vl प्लस vr ये सब मिलकर v मतलब सब कुछ गोल परिपथ में घूमेगा ये v बनाएगा और यहां पर मैं इसमें vc की वैल्यू सोच नहीं मैंने हर एक को इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया है एक लाइन में इनको सॉल्व कर सकता हूं कैसे देखो मैंने बोला कि यहां पर हम सीधे इनका एक अगर कला आरेख बना दी तो मामला सेट ना हो जाए मतलब सर देखो मैंने सोचा कि यार ये सब कोई अलग अलग थे तो अगर मैंने ऐसा माना अब तुम बताओ कि मैं सही मान रहा हूं या गलत मान रहा हूं। अगर मैंने यहां पर माना कि धारा जो है वो i बराबर i0 sin ओमेगा t है मतलब धारा क्या है सर ये धारा ये है मेरे पास धारा i। अच्छा अब बताओ vr कहां आएगा, देखो कुछ नहीं करना है आपको एकदम आसान सी बात है। आपके पास 3 कला आरेख थे है ना, कौन से 3 कला आरेख, एक ये वाला कला आरेख था vl वाला इसमें धारा ये vl ठीक है, अगला वाला था vc वाला इसमें vc धारा ये ठीक है, पहला वाला जिसमें vc और v और i दोनों साथ में इनको एक साथ बना दो आंसर आ जाएगा बस, इनको एक साथ बना दो आंसर आ जाएगा। क्या बात करो सर। हाँ देखो तो यहाँ पर देखो एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है तो सवाल हो गया तो यहाँ पर अगर मैं vl बनाऊं तो vl कहां है अब बता भाई अब देख इसी में क्या परम ज्ञान काम आ जाएगा। अगर सर धारा ये है तो vr जो होगा वो कहां होगा vr कहां होगा सर अगर धारा ये है तो vr जो होगा वो vr जो होगा सर वो तो आगे ही होना चाहिए तो ये मेरे लिए vr हो गया कहानी खत्म हो गई। अच्छा vl कहां आएगा vl ये रहा सर मेरे पास क्योंकि देख अब काम आएगी वाली बात l मतलब बड़ा l मतलब लार्ज l मतलब बड़ा तो vl को आगे निकाल दिया। vc कहां होगा vc नीचे आएगा ठीक है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है बाबा, मेरे को यहाँ पे i बराबर i0 sin ओमेगा t दिया है, मेरे पास अब 3 सदिश है ना इसमें कंफ्यूज करने लोग कैसे घुमा बना के देंगे तेरे को तू डर जा ऐसा बनाएगा कि यार मेरी धारा जो है वो यहाँ है और वो होते क्लास के कुछ बच्चे जो एकदम एग्जाम के 10 मिनट पहले कुछ ऐसा बोलेंगे कि आधी क्लास घबरा जाए या आप उनसे बात कर लो तो एकदम से घबरा जाएगा है ना। जैसे हिंदी का एग्जाम है या अंग्रेजी का एग्जाम है उसमें बोलेगा अरे तू वो ऑथर के नाम याद नहीं करके आया क्या, अच्छा तूने हर एक पार्ट में याद नहीं करा कि कौन सा लेख किसने लिखा था, अरे भाई अब तो गया वो तो सवाल आएगा आपका कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया को हिलाऊं कर जाता है। तो वैसी बात है आपको ऐसा बोलेंगे देख धारा इधर है और मेरा vr इधर होगा और vl इधर होगा और vc इधर होगा। अब देख अरे क्या है देखो यार मैं नहीं लिख के आ रहा वो सब लेखक के नाम मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं पूरा लिखूंगा मैं पूरे नंबर लिखे मेरे से सेटिंग नहीं तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर मतलब ये हुआ कि सर मैं अगर इसको घुमा कर भी बनाऊं तो क्या होगा सर जब vl यहाँ जाएगा देख तीन चीजें ये रहा vr ये रहा vl और ये रहा vc अब साथ में घूमेंगे सब vl और vc में 180 डिग्री का कोण बनेगा vl और vc में 180 डिग्री का कोण बनेगा ये रहा vl ये रहा vc अब घूमना चलेगा घूम रहे ऐसे घूमेंगे
ये रहा VL, ये रहा VR, घूम रहे कहीं पर भी बना सकता हूं बनाने वाला। फिर ये रहा VC, ये रहा VR, ये घूम रहे बस घूमते जाएंगे बस इतना याद रखना सर ये रहा VL, ये रही धारा, ये रहा VL, ये रही धारा, ये रहा VR, ये रही धारा, ये रही धारा, ये रहा VC, बस 3 चीज याद रखनी है। कहानी खत्म हुई। धारा ये क्या है बता, ये क्या है सर ये VC है, ये क्या है ये VR है सर, और ये क्या है ये VL है, तीनों साथ बना दिया। तो अब इसमें क्या तुम 3 सदिश का परिमाण निकाल सकते हो? तुम्हारे पास 3 सदिश का इनको योग कर सकते हो, एक यहाँ पर VR है, एक VL है, एक VC है। क्या तीनों को योग करके आंसर निकाल सकते हो? क्या तीनों का योग करके आंसर निकाला जा सकता है? बिल्कुल सर, तीनों का योग करके आंसर निकाल सकते हो। सदिश हो गए, वेरी इजी। क्या करेंगे सर VC और VL। अच्छा अब तुझे ये नहीं पता VC बड़ा है या VL बड़ा है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया VC बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूं सर इसमें यहां पर V परिमाणी। देखो अब देखते हैं कितनों के तोते उड़ेंगे, कितनों के तोते उड़ेंगे, कितनों के तोते उड़ेंगे। V परिमाणी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। जय देखो भाई जय हो। ये VL है, ये VC है, ये VR है, तो मैं लिखूंगा इनका परिमाणी आएगा √VL - VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब बताओ कितना आया? परिमाणी निकालना है। ये रहा VL, ये रहा VC, इनको माइनस कर दो सर, और एक VR इधर है, इनका परिमाणी क्या होगा सर? इन तीनों का परिमाणी मेरे हिसाब से तो कहीं यहां जाएगा। ये रहा V परिमाणी, और इनके मध्य कोण जो रहेगा वो 5 बन गया, इनके मध्य कोण 5 बन गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है इनका परिमाणी इधर भी जा सकता है। ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया अगर VL बड़ा हो गया VC से, VL बड़ा हो गया VC से तो ऊपर जाएगा, छोटा होकर नीचे आएगा। इतनी सी बात है, आई बात समझ में? बस ये आंसर आ गया। ये तो बस VR का परिमाणी विभव निकाल लिया, परिमाणी विभव निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना? अब कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा त्रिभुज बना ले। क्या बना ले? एक छोटा सा त्रिभुज। कैसा त्रिभुज सर? देखो यहां पर अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब मैं बार-बार सफेद रंग नहीं बनूंगा, मैं को अपनी बात बदल दी सर सकता हूं। अब मैं बार-बार सफेद रंग नहीं बनूंगा, मैं को अपनी बात बदल दी सर कि देखो क्या होता है। यहां पर मेरे पास VR था, मेरे पास यहां पे VR था, ये मेरे पास V परिमाणी निकाल दिया आपने, V परिमाणी, और ये जो है मेरे पास ये है VL - VC, ये है VL - VC। ये कब बनेगा? जब मेरे पास VL बड़ा होगा VC से, तब ये बन जाएगा। और अगर उल्टा हो गया मतलब कि कभी कल को VC बड़ा आ गया, कब बड़ा आएगा? छोटा सा सवाल में पता चलेगा। तो यहां पर अगर मान के चलो ये VR हो गया सर, और ऐसा परिमाणी बन गया, मतलब सर क्या ये VC - VL और ये V परिमाणी इस तरफ आ जाएगा। तो ये क्या बन गया सर? ये मेरे पास VC बड़ा है VL से, और धारा तो नहीं आएगी। धारा क्या? धारा को थोड़ा बोल सकते हो, धारा को हमने बेस से मान लिया, ये धारा हमारी, ये धारा को माना, धारा को माना है। ठीक है, बस कहानी खत्म। अब यहां पर क्या कर सकते हैं? अब इसमें तो एक्चुअली हमें ऐसा बोलेगा कि यार विभव हमको बोला VL का मान लिया, VC का मान लिया, VR का मान लिया, V का मान लिया, ये लगा दिया हमने, कहानी खत्म हो गई। अच्छा यहां पे फाई क्या होगा? ये वाला कोण हमारा cos फाई है, ये वाला कोण फाई है, ये वाला कोण फाई है हमारे पास। अच्छा तो यहां पर हमसे cos फाई, tan फाई ऐसी वैल्यू पूछ सकता है। क्या tan फाई? अच्छा सर tan फाई क्या होगा? tan फाई ये त्रिभुज बन चुका है, इसे हम बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं हमसे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या सब अभी इंपीडेंस कहां से आएगा? आपको पता है एक्स एक्सिस का पता नहीं है इसमें। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं? देख दो फार्मूले बने हमारे पास। पहला फार्मूला V बराबर √VC लिखूंगा, VL लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर लगाना है, प्लस VR का स्क्वायर। अच्छा अगली बात, अगर मैं यहां पे tan फाई लिखूंगा तो tan फाई क्या हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा सर VC - VL बटे में VR। कितनों को चमका? अच्छा VL - VC बताओ कि मैं 99% यही आ गया, 99% में VL बड़ा होता है। बताओ क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आवृत्ति बढ़ाओगे तो उसमें एक्सेल बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ेगा तो उसका VL बढ़ाएगा। ये मेरे पास आ गया, tan फाई का लंब बटा धारा नहीं पता, धारा पता होगी, धारा पता नहीं, V मैंने। एक लास्ट बात बोल देता हूं, एक लास्ट बात बोल देता हूं। क्या कि अगर मेरे को पता है, अगर मैं पूछूं तुमसे कि V क्या लिख सकते हो, तो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो? VL क्या है सर? VL जो है वो धारा इंटू एक्सेल होगा। VC क्या है? धारा इंटू XC है। VR क्या है? धारा इंटू R है। और इनको मिलाकर मैं कैपिटल V लिखूंगा तो कैपिटल V क्या है? देखो ये क्या है? ये सर इन सबका तुल्य आ गया, एक तरीके से तुल्य विभव आ गया है। तो मैं बोलूंगा इन सबकी धारा इंटू इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध। उनके तुल्य प्रतिरोध को हम Z से चिन्हित करते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं हमें। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा, इंपीडेंस। Z क्या है मेरा? प्रतिबाधा, प्रतिबाधा इंपीडेंस, इंपीडेंस। इसीलिए इंपीडेंस ट्रायंगल में बोल रहा था, है ना Z। तो Z क्या बनेगा? Z क्या? एक लाइन बनाता हूं, एक लाइन देखो पता है V बराबर सर √VL - VC प्लस VR, है ना। Z क्या बोल रहा हूं? Z क्या बोल रहा हूं? फिर से समझाऊं मैं, Z क्या बोल रहा हूं? फिर से समझाऊं। देखो यहां पर मैं लिखना I * R, इसका कुछ ना कुछ मुझे प्रतिरोध लिखना पड़ेगा। ठीक है, या अब R भी लिख सकता हूं, R तो इसका एक्सेल, इसका XC है, तो इसके लिए मैं इसका प्रतिरोध जो तुल्य बनेगा उसमें Z बोल दिया। ये अंडर रूट में I * XL - I * XC का स्क्वायर प्लस I * R का स्क्वायर। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? I हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, I हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। अगर I हर जगह से कैंसिल हो गया तो मैं यहां पर इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होगा इन तीनों परिपथ में मिलाकर फॉर्मूला वो लिख सकता हूं, अंडर रूट XL - XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, ये विभव के लिए है। ये तुल्य प्रतिरोध मान सकते हो आप इन सबका, जिसका हम क्या नाम बोल रहे हैं? इंपीडेंस या प्रतिबाधा। बस तीनों को मिलाकर जो होगा वह बात यहां पर लिखी है। ठीक है बात। तो अगर मैं XL, XC और R के पद में लिखूं तो मैं यहां पर ये वाला जो ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज हमने बनाया वो त्रिभुज ऐसा बनाऊंगा। ये है मेरे लिए R, ये मेरे लिए XL - XC, क्योंकि XC नीचे था, XL ऊपर था, तो XL - XC लिखा हुआ मैंने, और मेरे पास यहां पर ये आ चुका है R, सॉरी ये मेरे पास Z। ठीक है, और ये मेरे पास फाई आ गया। बस अब आपसे जो पूछे वो बता दो, जो पूछे वो बता दो। जैसे यहां पर अगर आपको बोला कि भैया tan फाई बताओ, तो इसके लिए tan फाई क्या बोलोगे? इसके लिए tan फाई बोलेंगे सर हम, ये होगा XL - XC बटे में R। ठीक है, फाई ये XL - XC बोलो, यहां पर ये मोड लगा दिया, मोड में लगा दिया क्या होगा? कभी दूसरा भी बड़ा होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर cos फाई पावर फैक्टर पूछा जाए, cos फाई, तो cos फाई क्या लिखूंगा बताओ? cos फाई, तो cos फाई होगा R बटे में Z, ये होगा R बटे में Z, ये मेरे पास पावर फैक्टर होगा। क्या होगा? ये मेरे पास पावर फैक्टर होगा, ये मेरे पास पावर फैक्टर होगा cos फाई। ठीक है, Z कहां से है? फिर से बोल रहा हूं, यहां पर इन तीनों को मिलाकर जो तुल्य प्रतिरोध आना था उसको हमने Z नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया हमने प्रतिबाधा नाम दिया, इंपीडेंस नाम दिया, Z नाम दिया, इन तीनों को मिलाकर। ठीक है, बस कहानी खत्म हो गई, इतना ही करना था। अब इसमें आपसे पावर, आप उसमें अगर केवल L होता, केवल C होता तो पावर 0 आ रही थी, R होता तो पावर
पूरी पूरी आ रही थी वी आर आई आर इसमें पावर क्या है, इसमें पावर कुछ आई थी, उसमें कॉस निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आरएलसी पर उसमें पावर कुछ है, तो क्या बोलोगे? चलो ये क्या दिया है आर वी आर आई आर इसमें पावर क्या है, इसमें पावर कुछ आई थी, उसमें कॉस निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आरएलसी पर उसमें पावर कुछ है, तो क्या बोलोगे? चलो वी आर आई आर cos फाई, और cos फाई की जो वैल्यू आ चुकी है आपके पास वो आ चुकी है आर बटे में जेड, आर बटे में जेड। बस अभी की वैल्यू उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान आसान से सवाल, नीट प्रीवियस सवाल देखोगे तो भी एकदम आसान आसान से सवाल है ना। ये आरएलसी अब देखते हो सकता है, जरूरी नहीं कि तीनों परिपथ में दो हों। ठीक है, आसान आसान से सवाल, नीट प्रीवियस सवाल देखोगे तो भी एकदम आसान आसान से सवाल है ना। ये आरएलसी अब देखते हो सकता है, जरूरी नहीं कि तीनों परिपथ में दो होंगे। तो आप देखिए प्रतिबाधा पूछिए, इसमें ये क्या दिया है आर दिया है, इसमें ये 200 क्या दिया है एक्सएल दिया है, जेड पूछ लिया तुमसे, जेड पूछ लिया, आसान सवाल। नीट प्रीवियस देखो, ये नीट प्रीवियस सवाल, हमें यहाँ पर 30 वोल्ट दिया है, यहाँ पर मुझे 60 वोल्ट दिया है, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया है, बोला भैया तीनों को मिलाकर कितना वोल्टेज बनेगा? ले भाई अंडर रूट वी आर माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर का रूट। नीट का प्रीवियस सवाल देख लो भैया, नीट 2021 का सवाल, इसमें वीएल दिया है, वीसी दिया है, वीआर दिया है, धारा पूछी है। सबसे डिफिकल्ट सवाल नीट 2021 का, नीट 2020 में और आसान सवाल। ठीक है, बस इसी प्रकार के सवाल आते रहेंगे, इनमें कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे आर दिया है, एक्सएल दिया है, एक्स दिया है, कुल प्रतिबाधा बतानी है आपको। ठीक है, कर लोगे इसके सवाल, ये वाले सवाल स्लाइड में ही रहेंगे, एक बार ट्राई कर लेना सबसे। जैसे ये वाला सवाल है, इसमें एक हिंट दे देता हूं, z है तो z का अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बस आपको सारी वैल्यू दी हुई, कुल प्रतिबाधा आ जाएगी। ठीक है, चलिए नीट 2022 का सवाल, ये तो बहुत ही आसान सा है ना, तो किसी से रिलेटेड ही नहीं था, जो इससे पहले क्लासेस में उससे रिलेटेड था। अच्छा, ये कल जो हमने बहुत सारा वाला सवाल किया था 2019 का, इसमें मैं आपको इंग्लिश में जो ऑप्शन दिए थे वो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। इसमें बता रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड, एडी इफेक्ट इज नॉट यूज्ड, एडी इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। इसमें ऑप्शन नंबर 1 था इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक, अब हो सकता है हमारे जो ऑप्शन और इंग्लिश के ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए, मतलब 1 2 3 4 सीक्वेंस में ना हो। दूसरा ऑप्शन था इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस मतलब ये भट्टी वाला जो ऑप्शन था, प्रेरण भट्टी वाला ऑप्शन। तीसरा वाला ऑप्शन था मैग्नेटिक ब्रेकिंग, चुंबकीय ब्रेक। चौथा ऑप्शन दिया हुआ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब क्या हो गया? विद्युत चुंबक। अब आप खुद ही बता दो ये चारों ऑप्शन देखिए क्या आपको सही लगा, अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, है ना? ऑब्वियस बात है सर, इसमें हमें पता है इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है, हीटर वाली मैंने तुमको कॉइल गर्म करके बताई थी। इंडक्शन फर्नेस में भी होता है, ब्रेकिंग में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट आंसर होगा, विद्युत चुंबक आंसर होगा, विद्युत चुंबक आंसर होगा। और हमने जो किया था उसमें ऑप्शन का सीक्वेंस तो नहीं पता भी, लेकिन विद्युत चुंबक आंसर होगा। और जहां तक मुझे याद है हमने भी विद्युत चुंबक ही आंसर लगाया था। क्या हमने विद्युत चुंबक ही आंसर लगाया था? प्रियंका बेटा गूगल पे डी दिया, गूगल पे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता? ऑप्शन तो एबीसीडी थोड़ी ना करोगे तुम, आंसर क्या सही है वो देखो ना यार। और ऐसा कौन सा गूगल पे कोई कुछ भी डाल देता है तो उसको सही मान लोगे ना? गूगल पे तो हजारों चीजें गलत लिखी हुई है ना। गूगल ऑनलाइन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक क्या है सब कुछ, ये वो सारी चीजें हैं जो दुनिया में कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। वहां तो तुम जाकर कुछ भी लिखाओ, क्या फर्क पड़ रहा है ना? ऐसे ऐसे लोग ऐसी चीजें लिखते हैं जिसको किसी का कुछ ज्ञान ही ना हो, है ना? फिजिक्स में कुछ वीडियो रहेंगे जिसमें जो कॉमर्स वाला बच्चा, जो आर्ट्स वाला बच्चा है ना, वो तो फिजिक्स में वीडियो कमेंट करता है, इसमें वो वाला इफेक्ट यूज हो रहा है, मैंने स्कूल में भी पढ़ा था। ठीक है, हीटर सही आंसर बेटा, हीटर कैसे सही हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हीटर जो होगा, है ना, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बता दे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एडी करंट कहां यूज हो रहा है? चल मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक हीटर सही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कहां यूज हो रहा है ये बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेट में कहां यूज हो रहा है? एडी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में कहां यूज होगा? ठीक है, चल तो जितना बड़ा रिवाइज करना है ना, एक और बात फिर भी अगर मेरे को लगता है ना, तो मैं हिंदी के ऑप्शंस भी जो है वो एक बार वेरीफाई करूंगा। चलो ठीक है, वो एक क्वेश्चन मुझे एक जगह बताएं करते हैं, तो अगली क्लास हम कितनी रखते हैं? हीटर सही है, सनी बेटा तो हीटर कर ले, कोई बात नहीं, हीटर आंसर कर ले। चलो बेटा, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, एक बार ट्राई कर लेना। कल की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे ना, कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, बस कोई आपको क्वेश्चन से करना है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कल मैं ट्रांसफर वाले क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा, चिंता ना करो, मैं स्लाइड में लिखा दूंगा ट्रांसफर वाले क्वेश्चन। हाँ प्रियंका सोलंकी बेटा, आप मुझे सेंड कर देना। चलो जितना बड़ा रिवाइज लेना, कल मिलेंगे, कल की क्लास में खत्म कर देंगे, फिर हम परसों से एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।